तैयार हो जाइए आखिरी 1-1.5 घंटे के एक्शन के लिए, क्योंकि एक्शन रहेगा भरपूर। बाजार में दोनों तरफ दमदार ट्रेड होता हुआ, निचले स्तरों से खरीदारी तो ऊपरी स्तरों से बिकवाली, और अब हैं हम हल्के लाल निशान में। क्लोजिंग कहां होगी और आखिरी 1.5 घंटे में क्या हो आपका ट्रेड, कल की क्या करे तैयारी, फोकस पूरा इसी पर। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी से जानेंगे कि ऐसे वॉलेटाइल बाजार में आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, किस तरह की स्ट्रैटेजी बन रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जो दोनों तरफ का मूवमेंट दे रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अनिल जी, इस समय की बड़ी बातें क्या है सर? ऊपरी स्तरों से बाजार में अच्छी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। अब 10,150 के करीब है निफ्टी, और ऊपरी स्तरों से आप देख सकते हैं करीबन 150 पॉइंट का करेक्शन आता हुआ दिखा है। 1.5% नीचे आया है निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो आप ऊपरी स्तरों से लगभग 500 अंकों की कमजोरी होती हुई दिख रही है। अच्छी मुनाफा वसूली वहां पर भी हुई है, और सेंसेक्स भी ऊपरी स्तरों से 400 अंक नीचे आता हुआ दिखा है। यह है इंडेक्स का हाल। लेकिन IT, मेटल और ऑटो, ये 3 स्पेस ऐसी है जहां अच्छी मुनाफा वसूली होती हुई दिख रही है। वहीं फार्मा शेयरों में खरीदारी का माहौल है। इंडेक्स 2% से ज्यादा ऊपर वहां पर दिख रहा है। यूरोपीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई है, और डाउ फ्यूचर्स अब 1% नीचे हो चुके हैं। 350 अंकों का नुकसान डाउ फ्यूचर्स में दिख रहा है। कमजोरी का संकेत वहीं से आता हुआ दिख रहा है। तो लगातार जो संकेत मजबूती के आ रहे थे वो भी अमेरिका से आ रहे थे, और अब जो कमजोरी का संकेत आया है वो डाउ फ्यूचर्स में जो कमजोरी बढ़ती हुई दिखी है, लगभग 350 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, और वहीं से भारतीय बाजारों पर डीप दबाव बनता हुआ दिख रहा है आज। बिल्कुल। और अनिल जी, उसी के बारे में चर्चा करते हैं सर। एक तो जो डाउ में गिरावट आ रही है, वहाँ से तो थोड़ी परेशानी बढ़ रही है, पर आज सुबह जो आपने चर्चा करी थी बाजार की, एकदम वैसा ही एक्शन हो रहा है। डाउन साइड पर सपोर्ट्स बाजार डिफेंड कर रहा है, अप साइड पर रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की मुश्किल हो रही है। स्पेशली 10,300 जो निफ्टी पर एक तरह की रेजिस्टेंस है, 21,500 600 के ऊपर बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है सर। पर दोनों तरफ के जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, बाजार डिफेंड कर रहा है। तो किस तरह देखना चाहिए सर इस एक्शन को? दोनों तरफ के आपको ट्रेड्स मिल रहे हैं, पर एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है बाजार। ये बात सही है दीप, और आप जिस तरह का आपका मूड माहौल है, आपकी सोच वैसी रहेगी। अगर आप मजबूती की तरफ सोचते हैं तो आप ये कहेंगे कि देखिए 10,000 के लेवल के अभी भी हम बहुत ऊपर हैं, कोई दिक्कत नहीं। 20,500 के लेवल से बैंक निफ्टी बहुत ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि ऊपरी स्तरों पर टिकना मुश्किल है, तो 10,330 का कल हाई लगाया है, 10,328 जो भी है, वहाँ से हम नीचे आए हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत है। दूसरी ओर आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए बैंक निफ्टी भी आज, आपको याद है सुबह हम बात कर रहे थे कि शॉर्ट तो करना है ऊपर में, लेकिन 21,550 से करें या 21,800 का इंतजार करें, ये तय करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए एग्जैक्टली 21,550 से घुमा 21,568 का आज का हाई है। तो दीप, पॉइंट सिंपल है, लेवल से बाजार घूम रहा है। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप कॉन्ट्रा ट्रेड करें रेंज के ऊपरी स्तरों पर, क्योंकि देखिए 21,500 के आसपास बाजार ने काफ़ी वक्त बिताया। आप ये देखिए ना दिन का चार्ट, बहुत वक्त 21,400 से 21,550 की रेंज में बैंक निफ्टी ने बिताया, और उस समय कहीं कोई कमजोरी के संकेत आपको ज़्यादा दिख नहीं रहे। लेकिन वही बात है कि किस वजह से कब कमजोरी ट्रिगर होगी या किस वजह से मजबूती आएगी, ये कहना मुश्किल है। सुबह मजबूती इस वजह से आती दिखी कि एशिया थोड़ा रिकवर हो गया, डाउ फ्यूचर्स रिकवर हुए। आज जो कमजोरी फिर से आपको सेकंड हाफ में दिख रही है, मिड सेशन में दिख रही है, वो इसी वजह से आती हुई दिख रही है कि डाउ कमजोर होता हुआ दिख रहा है डाउ फ्यूचर्स पर। तो ट्रिगर एकदम सही लेवल से हुआ है 21,550 से। अब देखना ये दीप, मेरी नज़र है 21,800, माफ़ कीजिएगा 20,800 20,900 के लेवल पर। ये बैंक निफ्टी के लिए अगली सपोर्ट रेंज निकल कर आती है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 20,800 से 21,000 ये सपोर्ट रेंज है, ये होल्ड होनी चाहिए। लेकिन अगर डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी और लगातार बढ़ती रहती है तो फिर मामला मुश्किल होगा। दिन के लो पॉइंट पर आ रहे हैं बाजार, देखते हैं कितना सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वोलेटाइल ट्रेड है ऊपरी स्तरों पर। अब आखिरी 1.5 घंटे में अगर रिकवरी आती है और आपको डाउ फ्यूचर्स में कोई खास रिकवरी नहीं दिखती, तो ट्रेड शॉर्ट साइड पर ज़्यादा बनेगा बजाय लॉन्ग साइड पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स को थोड़ा सा यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। तो जो हम सोचें कि बाय ऑन डिप्स अब इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के लिए अब बड़ी उछाल आना मुश्किल है, और अगर आती है उसमें तो उसमें आपको हल्का होना चाहिए, बजाय इसके कि आप अहम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदें। देखिए आप किस वक्त क्या ट्रेड ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। सुबह पहले घंटे में अगर आपको रेजिस्टेंस मिलता है वहाँ बेचिए,
पहले घंटे में सपोर्ट मिलता वहां आप खरीदिए। आखिरी घंटे में जब आप ट्रेड कोई लेते हैं, आखिरी 1.5 घंटे में ट्रेड लेते हैं, तो वो आप कल को ध्यान में लेकर रहते हैं। अगर आप समझते हैं कि 21,000 का लेवल बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर मुझे एक ट्रेड लेना है, तो आखिरी घंटे के हिसाब से ट्रेड लेने के बजाय आपको कल को ध्यान में रख के लेना है। और कल को ध्यान में रखकर आप ट्रेड अगर लॉन्ग का लेना चाहते हैं तो आपके सामने डाउ फ्यूचर्स है जो 300 नीचे है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वक्त जो प्रपोजिशन है वो तेजी के ट्रेड में थोड़ी सी वेटेज कम रख रही है, मंदी की तरफ वेटेज बचे हुए 1.5 घंटे के लिए थोड़ा सा बढ़ रहा है। लेकिन यही है कि आप 20,800 से 21,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में आए हैं, यहाँ रुकना चाहिए। बहुत ज़्यादा शायद कमजोरी ना हो, लेकिन बढ़ने की जगह आपके लिए कम होती दिख रही है। दीप, बिल्कुल, तो ये वैलिड पॉइंट है कि कमजोरी कितनी होगी वहां पर नजर रखनी पड़ेगी, पर बढ़ने के आसार कम लग रहे हैं, तो थोड़ा हल्का रहना चाहिए बाजार में, स्पेशली अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है। फ्रेश शॉट करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो आगे डिस्कशन में चर्चा भी करेंगे, एनालिजी स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो काफी सारा एक्शन आने वाला है आने वाले 1.5 घंटे में। पहले देख लेते हैं कि कौन से इवेंट्स या कौन से ट्रिगर्स पर बाजार की नजर है आज, कल और परसों। बताने के लिए तैयार है मानसी। गुड आफ्टरनून मानसी, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। कई सारे इवेंट्स जिस पर फोकस रहेगा। सबसे पहले तो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक होने जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिस पर हमारी नजर है। इसके अलावा यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक जो है आज से शुरू हो चुकी है। कल फैसला आता हुआ हम देखेंगे। नतीजों के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प बाजार बंद होने के बाद कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी और कैश स्पेस में तो कई सारे नंबर्स हैं जो कि आज के दिन आने वाले हैं। एमआरपीएल, केआरबीएल जैसी कंपनियों के नतीजे कैश स्पेस में आज के सत्र में आते हुए हम देखेंगे। कल की अगर बात करें, रिलायंस राइट इश्यू शेयर का अलॉटमेंट होना है और साथ ही 10 जून यानी कि कल के दिन से दिल्ली में शराब सस्ती होती हुई दिखेगी। जो स्पेशल कोरोना फी है 70% वो कल से हटती हुई दिखेगी। नतीजों के लिहाज से कल सेंचुरी टेक्सटाइल, एमजीएल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, वायदा बाजार में तमाम कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी और साथ ही यूएस एफओएमसी रेट्स पर भी कल फैसला आने वाला है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी देखेंगे। गुरुवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो होगी, लेकिन साथ ही भारतीय इंफ्राटेल की बोर्ड बैठक होने जा रही है। इंडस टावर के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर फैसला इस बोर्ड बैठक में आता हुआ हम देख सकते हैं। साथ ही एसबीआई फॉरेन बॉन्ड इशू मामले पर एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला गुरुवार के दिन आता हुआ दिखेगा। एक बैठक होगी और लॉन्ग टर्म फंड जुटाने पर फैसला इसी बैठक में आता हुआ हम देख सकते हैं। यूएस में साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े भी गुरुवार के दिन आएंगे और नतीजों के लिहाज से कैश स्पेस की कई सारी कंपनियां जैसे कि आईडी, पेरी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, श्रीराम सिटी यूनियन, ये तमाम कंपनियां गुरुवार के दिन अपने नतीजे पेश करेंगे। लेकिन सिर्फ कैश स्पेस की कंपनियों के नतीजे गुरुवार को आते हुए हम देखेंगे। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए तमाम ये है आपके लिए तमाम इवेंट्स जिस पर आपको नज़र रखनी है। लेकिन नज़र रखनी है उन तमाम शेयरों पर जहां पर खबरों के दम पर होने वाला है एक्शन, और ये बताने के लिए देवांशी हमारे साथ तैयार है। और देवांशी बताएं, उससे पहले मैं बता दूं भसीन साहब आज 2:10 पर ही जुड़ने वाले हैं, बस थोड़ी देर में जुड़ने की तैयारी में है। वो आपको जल्दी से कॉल देंगे, 2:15 तक इंतज़ार ना करें। ओके, इस बीच एक और आपके लिए रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है, वो है पीएसपी प्रोजेक्ट्स का। मैं पहले वो रिजल्ट बता दूं, उसके बाद देवांशी के पास जाऊंगा। 29 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 34 करोड़ आता हुआ दिखा है। कुणाल, ये जरा पीएसपी प्रोजेक्ट्स के चार्ट तैयार कीजिए। 6% स्टॉक मजबूत है। आय भी 339 करोड़ से बढ़कर 456 करोड़ आई। तो पहली नज़र में आय और मुनाफे का आंकड़ा बेहतरीन दिख रहा है। चार्ट पर भी और मजबूती आ सकती है क्या? अनिल जी, देखिए काफी चला हुआ शेयर है, तो सबसे पहला काम ये करें कि नई खरीद तभी करें जब 390 के ऊपर स्टॉक निकलेगा। तो 390 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय है और जिनके पास पोजीशन है उन्हें 378 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 378 के नीचे अगर जाता है तो लॉन्ग पोजीशन में जो प्रॉफिट है उसको एग्जिट करना चाहिए। 390 के ऊपर नई परचेस करनी है, 378 के नीचे एग्जिट करना है। ओके, तो ये है आपके लिए पीएसपी प्रोजेक्ट पर राय। आइए खबरों वाले शेयर जान लें देवांशी से, और उसके बाद भसीन साहब से लेंगे उनकी बेहतरीन पिक्स है। जी देवांशी, बताइए। बिल्कुल, आज इसके अलावा आप देखिए जो नतीजे आए थे उसमें ग्रेफाइट इंडिया के नतीजे आए थे और इसके भी नतीजे काफी कमजोर हैं।
इस बार घाटा हुआ है कंपनी को करीब 7 करोड़ का, और पिछले साल कंपनी को मुनाफा हुआ था 562 करोड़ का। जो आय है वो भी 65% तक कम होती हुई दिखी है, और साथ ही कामकाजी घाटा होता हुआ दिखा है इस साल करीब 865 करोड़ का, जो पिछले साल करीब मुनाफे में थी कंपनी। तो कुल मिलाकर आप देखिए इस बार जो नतीजे हैं काफी कमजोर है, और अनुमान भी था इस बार नतीजे थोड़े से कमजोर आ सकते हैं। साथ ही अदानी ग्रीन कंपनी जो सब्सिडरी है उनको सबसे बड़ा जो सोलर प्रोजेक्ट है वो मिलता हुआ दिखा है। उन्होंने बोली जीती है इस प्रोजेक्ट के लिए, आने वाले 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। साथ ही करीब $6 बिलियन तक का जो निवेश है इस प्रोजेक्ट में लगता हुआ दिखेगा। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव खबर अदानी ग्रीन के लिए। साथ ही इंडियन होटल पर आप नजर कीजिए, जहां पे आज सौदे होते हुए दिखे 10 लाख शेयरों पे आज सौदे हुए हैं 88 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर। इसके चलते आज फोकस में। और आखिर में BHEL तेलंगाना में कंपनी ने एक नया थर्मल पावर प्लांट शुरू कर दिया है। करीब 270 मेगावाट का ये थर्मल प्लांट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंपनी ने जो MOU साइन किया था तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के साथ, इसके तहत ये दूसरा थर्मल प्लांट कंपनी ने खोला है। इसके चलते आज फोकस। ओके तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जिन पर आपको रखनी है नजर। आइए बसीन साहब का करते हैं स्वागत, उनके लिए बिगुल। बाजार ऊपरी स्तरों से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। 10,100 के करीब आता हुआ निफ्टी दिन के लोएस्ट पॉइंट पर 10,100 अभी तक तोड़ा नहीं है, लेकिन उसके तोड़ने की तैयारी में। बैंक निफ्टी कल का लो तोड़ने की तैयारी में। 20,900 कल का लो था, एग्जैक्टली वहीं पर है। तो कल के लोज निफ्टी ने तो तोड़ दिए, क्या बैंक निफ्टी तोड़ेगा ये देखने वाली बात है। नहीं हाँ तो ये कल का लो निफ्टी ने तोड़ा है ना। हाँ 10,120 था, बिल्कुल तोड़ दिया है। ओके तो निफ्टी ने कल का लो तोड़ा है, बैंक निफ्टी कल के लो के आसपास है। आइए वसीम साहब हमारे साथ है, और वसीम साहब कह भी रहते हैं कि ऊपरी स्तरों पर सावधान रहिए, हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए कर जाए वो अलग बात है, लेकिन एकदम टॉप पर आप कभी बेच नहीं पाएंगे। और उस लिहाज से उन्होंने एकदम परफेक्ट आपको शॉर्ट कॉल भी दिए हैं। वसीम साहब स्वागत है। पहले तो अपडेट दें सर, और आप जैसा बोल रहे हैं उस हिसाब से मार्केट ऊपरी स्तरों पर देखिए टिकता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल अनिल जी, तो थोड़ा सावधानी है, तभी आपको कहा था ये 2 दिन जी एक सेकंड नहीं बस जी यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिए। और अपडेट यही है सर कि आपके पास जो शॉर्ट कॉल्स थी वो खड़ी हैं। ICICI बैंक और कोटक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैंने रखे थे आज के लिए, और दोनों अभी नीचे आ गए हैं। उनमें कायम रहिए, आपको टारगेट जरूर आएंगे। अब आप कहें तो मैं आपकी कॉल दूं सर। 2 बाय हैं 2 सेल हैं सर। जी सर प्लीज। तो पहले मैं बाय दे देता हूं सर। बाय है बैंक ऑफ बड़ौदा, ये अब एक फंडामेंटल बाय है अराउंड 44, 75, 45। इसमें आप स्टॉप लॉस 42 का रखिए और टारगेट फिर 52 to 55। ये फंडामेंटल बाय है। सर SBI लाइफ अगेन, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा बाय। बोलिए SBI लाइफ दूसरा है। SBI लाइफ सर वो भी फंडामेंटल बाय है। 762, 763 है, ये 760, 762 इसमें भी आप बाइंग कीजिए। इसमें 750 का स्टॉप लॉस रखिए, 795 to 800 का टारगेट। ओके 795, 800 रुपए, ये 2 टारगेट हैं। एक बार मैं जल्दी से हमारे दर्शकों को लिखा दूं, क्योंकि आप फास्ट बोल जाते हैं, उन्हें लिखने में टाइम लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये खरीदे 44 रुपये 50 पैसे के 45 रुपए के लेवल के आसपास। फंडामेंटल बाय है। 42 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। 52 से 55 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। SBI लाइफ ये 762 रुपए के आसपास है। 762-64 की रेंज में आराम से खरीद लीजिए इसको, और 750 का लगाइएगा स्टॉप लॉस। और यहाँ पर आपकी राय है खरीदारी करने के लिए आज से 795 से 800 के टारगेट के लिए। ये 2 बेहतरीन कॉल है वसीम साहब की तरफ से। वसीम साहब बताइए आप शॉर्ट कॉल पहला कौन सा है सर? हाँ तो पहला सर फिर टाटा स्टील है। कल आपको बिकवाया था 338.40 में, 327 में बुक कराया। आज 333 से 335 तक आप बेच सकते हैं फ्यूचर के भाव। 339 का स्टॉप लॉस, 323 का टारगेट। ओके 323, 323 ये है आपके लिए टारगेट। टाटा स्टील में उछाल में करें बिकवाली। 339 ये स्टॉप लॉस लगाना है। 333, 335 की रेंज में बेचिए। लगभग उन्हीं लेवल के आसपास हैं। ग्लोबल मार्केट्स कमजोर दिख रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स नीचे है, तो मेटल स्टॉक्स के लिए हमेशा ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी थोड़ा नुकसान देती है। तो ऐसे में टाटा स्टील आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकता है शॉर्ट करने के लिए आज से। बताएं सर दूसरा स्टॉक आपका।
दूसरा भी टाटा मोटर है, 113 का भाव है, 116 का स्टॉप लॉस, 107 का भाव टारगेट। 113 का स्टॉप लॉस, राइट? 116 का स्टॉप लॉस सर, 13 का भाव है, 106.7 का टारगेट और 6 साढ़े 6 का टारगेट, 116 का स्टॉप लॉस। ओके, टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियां, दोनों ही देखिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और ग्लोबल मार्केट की कमजोरी के साथ यहां पर बिकवाली किराए वसीम साहब की तरफ से 113 के आसपास बेचिए, 116 का स्टॉप लॉस लगाइए, 107 106 की रेंज में आपको कवर करने का मौका मिलेगा टाटा स्टील को। ये है आपके लिए बेहतरीन कॉल, 2 बाय 2 सेल। शुक्रिया वसीम साहब आपका वक्त निकालने के लिए और 2-3 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। जी एक और सेल है। जी सॉरी एक और जी सर बताएं। सॉरी सर, एक और मेटल स्टॉक सेल है, वो है हिंडाल्को, 144 का भाव है, 148.50 का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट। ओके, 135 का टारगेट, 144 के आसपास हिंडाल्को शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस बताएं सर एक बार फिर से। 148 148 परफेक्ट। तो हिंडाल्को बेचना है 144 के आसपास, 148 का स्टॉप लॉस, 135 का टारगेट हिंडाल्को के लिए भी। तो 3 स्टॉक है जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, ये आपके लिए। शुक्रिया आपका वसीम साहब ये 3 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर शॉर्ट वाले स्टॉक्स में अब टारगेट के बेहद नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं और अब बाजार 20,900 के लेवल को भी तोड़ता हुआ और 10,100 के लेवल को भी तोड़ता हुआ दिख रहा है। और आप देख सकते हैं पीएल पीरामल एंटरप्राइजेज, हम सुबह भी कह रहे थे वापस ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर में शॉर्ट कीजिए, 1080 से 1110 वो शॉर्ट करने की रेंज है, वहाँ से देखिए किस तरह से तेज़ी से नीचे आया। तो ये स्टॉक जो अब 1060 के आसपास, तो काफ़ी नीचे आते हुए दिख रहे हैं। तो एक के बाद एक स्टॉक्स अब करेक्शन में आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए स्टॉक्स पर पूरा का पूरा एक्शन। आइए इस सुमित जी तैयार है हमारे साथ, अब उनके लिए पहला बिगुल BTS का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, मेरे पास भी सेल स्टॉक ही है। मार्केट्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है, ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं किया और ऊपरी लेवल से सब में गिरावट देखने को मिल रही है। तो भाव चल रहा है 552 का। स्टॉक है वोल्टास, स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। कल का लो टूटा है, लास्ट 3 दिन के लोस टूटे हैं वोल्टास में और यहाँ से वोल्टास में गिरावट बढ़ते हुए हमको देखने को मिलनी चाहिए। ऊपर में 565 570 का रेजिस्टेंस है, तो ये होगा स्टॉप लॉस। और मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा और बड़ा फॉल वोल्टास के अंदर देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर नीचे में मेरे को ऐसा लगता है 535 रुपया ये इमीडिएट टारगेट होगा और 535 अगर टूटा तो 525 रुपए तक का स्तर वोल्टास में देखने को मिलेगा। 535 का पहला टारगेट, 525 का दूसरा टारगेट, ये 2 टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए वोल्टास में CMP पे सेल करें। यहां से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलनी चाहिए स्टॉक के अंदर। बिल्कुल, तो वोल्टास पर नजर रखें। आज सुबह से ही वीक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। वोल्टास हैवेल्स हम देख रहे हैं, दोनों में ही सुबह से थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है और अब जैसे जैसे बाजार का मूड बिगड़ रहा है, इन स्टॉक्स में आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है। 20,900 के भी नीचे गया है इस समय बैंक निफ्टी। तो पिछले 5-10 मिनट में लगभग 200 अंक की गिरावट आपने बैंक निफ्टी में देखी है। 20,900 डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी भी 10,100 डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, बट काफी तेज गिरावट आती हुई दिख रही है जहां तक इस समय मार्केट्स का सवाल है और प्रेशर भी बाजार में आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वागले साहब, कल भी ये थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा था, आज 3% की गिरावट आई है। अब क्या लेवल्स दिखते हैं जहां तक बालकृष्ण का सवाल है? क्या ये 1100 लेवल्स के भी नीचे जा सकता है? दीपांशु, बेचना तो चाहिए लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा होगा। अभी 1112 का करंट भाव है, मैं 1120 1125 के लेवल में कंफर्टेबल रहूंगा बेचने के लिए। मेरा 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऑन द डाउन साइड 1080 1070 तक के स्टॉक पोजिशनली जा सकता है। बिल्कुल, तो नजर रखिए जहां तक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का सवाल है और वीकनेस आती हुई दिख रही है इसमें। HDFC बैंक, यहां पर भी वीकनेस आई है। सुमित जी, HDFC बैंक पर क्या ट्रेड करना चाहिए? अब 1000 के नीचे गया है स्टॉक और वीकनेस देखते हैं इधर। दीपांशु, देखिए मार्केट्स में गिरावट आएगी तो स्टॉक गिरेंगे ही। HDFC बैंक के अंदर बिल्कुल दबाव देखने को मिल रहा है, इसका भी स्ट्रक्चर वीक हो रहा है। सिर्फ एक कन्विंसिंग सेल के लिए स्टॉक को नीचे में 990 का लेवल तोड़ना जरूरी है। 990 का लेवल टूटा और ये स्टॉक भी गया। 990 के नीचे अगर क्लोजिंग देखने को मिली तो फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, तो उसके नीचे फ्रेश सेल किया जा सकता है।
बिल्कुल। वागले जी, आज फर्स्ट ट्रेड में टुवर्ड्स द एंड सर आरबीएल बैंक पर खरीदारी कही थी, एकदम उसी लेवल पर है, अभी भी 7% की तेजी थी और 142 के लेवल पर कॉल दी थी, अभी भी 142 पर ही है। बाजार का मूड बिगड़ रहा है, तो इस कॉल को क्लोज कर देना चाहिए या फिर मेंटेन रहें? दीपांशु, एक्चुअली हमारा बाय 142 था और हमारा 150 का टारगेट था जो 149 के आसपास से घुमा है। मेरे लिए स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। मार्केट में बाउंस बैक आता है तो ये आउट परफॉर्म करेगा, तो निकलना भी है तो थोड़े से ऊपर निकले 144 145 मुझे उधर तक जाते हुए दिखता है। ऑन द डाउन साइड आपका 137 का स्टॉप लॉस है जिसको मैं मेंटेन करता हूँ। आरबीएल का पैटर्न वीक नहीं है। ओके, तो आरबीएल का पैटर्न वीक नहीं है, आप मेंटेन कर सकते हैं अपनी पोजीशन जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। कुणाल जी, बीएचईएल यहां पर एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिखा है, 29 बल्कि 30 के लेवल तक बीएचईएल आज गया है। वीक बाजार में आउट परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, कोई ट्रेड यहां पर? देखिए, बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं हम लोग इसको दीपांशु। बीएचईएल में एक ब्रेकआउट हुआ है 28 रुपए 50 पैसे के ऊपर और आज बाजार साथ नहीं दे रहा, वरना शेयर में 32 रुपए तक जाने की पूरी क्षमता दिखती है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बाजार स्टेबल हो जाए तब इसमें खरीद करें। 32 तक मुझे लगता है कि बिल्कुल अपसाइड इसमें संभव है। स्टॉप लॉस को लेकर के बहुत यहां पर सजग होना पड़ेगा। स्टॉप लॉस 28 रुपए 50 पैसे पर रखें और 32 रुपए के टारगेट से डिक्लाइंस में बाय करने की राय। बिल्कुल, तो डिक्लाइंस पर खरीदारी करिए, वैसे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश जी, गुड आफ्टरनून। आपका क्या बाजार पर व्यू बन रहा है? एक अच्छी तेजी आई है, क्या थोड़ी कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन आ सकता है, या फिर लगता है कि बाजार इस थोड़े वॉलेटाइल पीरियड के बाद वापस अपना अप मूव सस्टेन कर पाएगा? मुझे लग रहा है कि दीपांशु थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स थोड़े से वीक संकेत दिखा रहे हैं और हमको लग रहा है कि मार्केट्स ज्यादातर अभी लास्ट 1-2 हफ्तों से ग्लोबल क्यूज से ही ज्यादा चल रहे हैं। तो हमको लग रहा है कि नतीजों का इम्पैक्ट शायद मार्केट्स पे नहीं रहेगा। ओवरऑल हमको लग रहा है कि 10,000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली थोड़ी सी और सेलिंग आएगी। बट ओवरऑल आई थिंक जो सिलेक्टेड सेक्टर्स है जैसे फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट्स है और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वापस थोड़ी बहुत वैल्यू बैंग आएगी। तो ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली जरूर आ सकती है। घबराने की बात नहीं है, मुनाफा वसूली आपको बाजार में जरूर आती हुई दिख सकती है और हम देख भी रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से काफी तेज गिरावट है। जब हम सुबह बात कर रहे थे तो बाजार की स्ट्रेंथ काफी थी। 70% स्टॉक्स में आप खरीदारी देख रहे थे, अब 60% स्टॉक्स में आप बिकवाली देख रहे हैं। तो थोड़ा रेशो, एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब हुआ है बाजार का जरूर, पर 10,100 निफ्टी इस समय डिफेंड कर पा रहा है सक्सेसफुली। देखते हैं कि आगे जाकर ये मेंटेन कर पाता है कि नहीं। वापस 100 अंक निचले स्तरों से रिकवरी भी आती हुई आपने देख लिया बैंक निफ्टी पर, तो 21,000 के लेवल्स पर वापस आने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। तो काफी वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है इस आखिरी सत्र में और आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ के ट्रेड्स, जैसा कि अनिल जी ने सुबह बताया था, आपको इस समय आते हुए दिख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, यहां पर अच्छी मूव्स आई हैं वागले साहब। हालांकि ऊपरी स्तरों से यहां पर भी हल्की सी बिकवाली आई है, बट फिर भी होल्ड आउट कर रहा है क्वाइट स्मार्टली मुथूट फाइनेंस। 944 945 के लेवल्स पर आपको कैसा लगता है सर? दीपांशु, अगर ये 951 के पार निकलता है तो इसका अगला मूव चालू होगा। तो क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग आ रहा है या प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, मैं अभी नहीं बाय करूंगा। 951 क्रॉस करने के बाद हम रडार पे रखेंगे और फिर मैं 970 972 के टारगेट के लिए बाय करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ सिर्फ 7-8 रुपीज। तो ऊपर में बाय करते हैं जब मोमेंटम दिखेगा तब। ओके, मोमेंटम दिखने दीजिए, फिर आप वहां पर अच्छी मूव्स आते हुए देख सकते हैं। ये है आपके लिए रहा है मुथूट फाइनेंस पर। थोड़ा सा प्रेशर जरूर इस पर आया है, बट बाकी एनबीएफसीज के मुताबिक फिर भी अच्छा होल्ड आउट कर रहा है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। नजर रखिए मुथूट फाइनेंस पर, अच्छी मूव्स वैसे आ रही हैं इधर। और कुछ स्टॉक्स की बात करें जहां पर आज बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। बंसल जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स आज के बाजार में अच्छा ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। 600 के ऊपर से स्टॉक सस्टेन कर रहा है। आज 2% की तेजी आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। कल भी थोड़े एक्टिव रहे लिकर स्टॉक्स। क्या व्यू बन रहा है यूनाइटेड स्पिरिट्स में? यहां से मुनाफा वसूली आएगी या फिर सस्टेन कर पाएगा? नहीं दीपांशु, ये तो जैसे लीवर का स्ट्रक्चर है, डिफेंसिव स्ट्रक्चर है, उस तरीके से डिफेंसिव स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। और इसको मैंने नीचे में भी 585 के अराउंड भी बोला था कि 570 के नीचे जाए तो ही निकलना चाहिए। कल तो अनिल जी ने रिकमेंड करा था, तब चला था स्टॉक। ऊपर में स्टॉक एज ऑफ नाउ 614, 614, 615 के अराउंड एक हर्डल मिल रही है।
बट मेरा ये मानना है ये लेवल्स टूटेंगे, कोई भी करेक्शन पे अगर ये स्टॉक 595, 598 के अराउंड मिलता है तो इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है 670 के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। और इस बीच आईएमडी मेट डिपार्टमेंट से अपडेट आता हुआ अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र और तेलंगाना पहुंचेगा मॉनसून। तो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ही चल रहा है। यूजुअली हम देखते हैं कि हर साल 10 तारीख के आसपास मुंबई पहुंचता है मॉनसून। तो अगले 48 घंटे में महाराष्ट्र और तेलंगाना कवर कर पाएगा मॉनसून। तो वहां पर भी आप अपडेट ले लीजिए। वैसे भी साइक्लोन की वजह से थोड़े प्री मॉनसून शावर्स जल्दी आ गए थे मुंबई में, पर अब अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र तेलंगाना पहुंच जाएगा मॉनसून। तो वहां पर भी आप नजर रख सकते हैं। विश्वेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। आपका एक स्टॉक जो आपने पहले भी काफी बार ट्रेडिंग में रेकमेंड किया है, चोला इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या राय बन रही है? जिस तरह का आज एक्शन देख रहे हैं, दोनों तरफ के एनबीएफसी मूवमेंट हो रहे हैं। चोला 150 रुपए पर 2% की तेजी के साथ होल्ड आउट कर रहा है वीक बाजार में। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है, उसके ऊपर में एटलीस्ट 5 वीक से नहीं जा पाए हैं। 5 वीक का हाई है ऑलमोस्ट 165 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 165 शुड बी अपर बैंड। एट द सेम टाइम मेरे हिसाब से 130 के लेवल से 3 बार बाउंस लगा है। तो 130, 165 इस रेंज में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ठीक है। यहाँ से अगर आप खरीदारी भी करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट काफी वॉलेटाइल है और मेरा इनहेरेंट व्यू यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी का नहीं है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से अवॉइड करें हाई बीटा स्टॉक्स। बिल्कुल, हाई बीटा स्टॉक्स इस बाजार में आपको अवॉइड करने चाहिए जिस तरह से आपको आज मूवमेंट्स आ रहे हैं। अनिल जी। दीप, मैं डेटा रेडी कर रहा हूं, उससे पहले एक बार विश्वेश जी को पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाजार में कंफर्ट कम है उन्हें, तो बेचने के लिए स्टॉक्स बाद में आप ढूंढ के बताइए। सेक्टर्स कौन से हैं जहां पर आपको बेचना पहले जमता है, ये बताइए। देखिए अनिल जी, आज के दिन में बहुत ही टिपिकल सिग्नेचर था और फर्स्ट हाफ में जो सारे स्ट्रॉन्ग थे उन्होंने सबने अपने रेजिस्टेंस को हिट किया है। तो मुझे लगता है कि जो अपने हाई से 2-3% डाउन है वो स्टॉक से वहां पे हमको फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग थे, वो स्टॉक गए अपने रेजिस्टेंस के पास और वहां पे सेलिंग आया। तो दैट इंडिकेट्स कि वहां पे सप्लाई है एट हायर लेवल पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एज ए सेक्टर मैं चूज नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस है, या फिर ये इक्विटास और ये सारे स्टॉक्स है, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे आ रहे हैं। आज के दिन में आरबीएल बैंक मैंने नोटिस किया है। आरबीएल बैंक में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है अनिल जी, 137 के ऊपर ऑलमोस्ट 3 महीने से नहीं गया था, आज उसके ऊपर गया और सुपर रैली आई। तो अगर आरबीएल बैंक 137 के लेवल पे वापस मिलता है, अभी 141 के आसपास है, 140, 137 की ब्रिज, तो मुझे लगता है वो एक रिव्यू करना चाहिए। देन यू आर टॉकिंग अबाउट अ शार्पर मूव। तो मैं बेसिकली अनिल जी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा, मैं बस डेटा ऑब्जर्व करना चाहूंगा। और अगर सेक्टर मुझे पूछो तो एनबीएफसी सेक्टर जो ऊपर के लेवल से दबाव है उसी पे शॉर्ट के लिए मैं स्टॉक्स ढूंढना चाहूंगा। बिल्कुल, एनबीएफसीज में आपको भरपूर एक्शन भी देखने को मिल रहा है इस दोपहर को, और आप देख रहे हैं दोनों तरफ के ट्रेड्स एनबीएफसीज में हो रहे हैं। कुछ ही देर में हम राय भी लेंगे अनिल जी से, उनकी स्ट्रैटेजी क्या बन रही है इस समय बाजार में। पर अविनाश जी, जिस तरह से सेक्टोरल चर्न हो रहा है बाजार में और अब हम देख रहे हैं कि थोड़े कंजम्पशन रिलेटेड स्पेशली एफएमसीजी स्टॉक्स में वापस एक्शन आता हुआ दिख रहा है, कोई एफएमसीजी स्टॉक जो इस समय खरीदना चाहिए इस बाजार की वॉलेटिलिटी से बचने के लिए, आपको कुछ नाम पसंद आ रहे हैं? इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि एफएमसी स्पेस में दीपांशु जो स्टॉक्स अभी अच्छे लग रहे हैं वो बेसिकली टाटा कंज्यूमर रहेगा और डाबर रहेगा। हमको लग रहा है कि ये दोनों ही विकल्प अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कोई खरीदता है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी जून के महीने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम इम्पैक्ट जरूर हो, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ FY21 से हमको लग रहा है कि डाबर एज वेल एज टाटा कंज्यूमर यहाँ पे अच्छी खासी अपसाइड पॉसिबल है, क्योंकि ये काफी इसेंशियल आइटम्स बेचते हैं और काफी प्रीमियर प्रोडक्ट्स में अच्छा मार्जिन्स भी कमाते हैं। तो ये दोनों विकल्प अच्छे रहेंगे और मेरे ख्याल से कोई भी गिरावट अगर बाजार में आजकल में आती है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। बिल्कुल, और आज सुबह 2 बार इस पर कॉल्स भी आ गए। भसीन साहब ने भी इस पर कॉल दिया है और सुबह किरण जी भी डाबर के बारे में बात करते हुए करके गए थे। तो नजर रखिए जहां तक डाबर का सवाल है, मूव्स आ रहे हैं। चलिए बिगुल बजाते हैं, 2:30 बज रहे हैं, जान लेते हैं कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है।
अनिल जी, आज तो कमजोरी के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल बाजारों से और हमने देखा है कि जब से हमने शो शुरू किया है वहां से डाउ फ्यूचर्स में और गिरावट आई है। अब 350 अंक की गिरावट है डाउ फ्यूचर्स में, लगभग 1.25% नीचे है। वहीं अगर आप देखें नैस्डैक फ्यूचर्स भी लगभग आधे % से ज्यादा की गिरावट दिखा रहे हैं इस समय। एशिया की हालांकि मिली जुली क्लोजिंग रही है और हांगकांग के बाजार 1% मजबूत थे, पर यूरोप के बाजारों की काफी कमजोर शुरुआत हुई है और 2% नीचे आपको यूरोप के बाजार भी इस समय दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट से सर प्रेशर जरूर बनता हुआ दिख रहा है। दीप, पहले तो तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 100% खाली कर लेने वाली बात नहीं है। ये तब होगी जब आप 9,950 10,000 के लेवल को तोड़े। आप देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में आपने एक भी बार 10,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है। सबसे नीचे की क्लोजिंग मिली वो मिली है आपको 10,029 की। तो जब तक आप 10,000 के ऊपर आज भी बंद हो रहे हैं तब तक ऐसे बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन बहुत बुलिश होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि आपको डाउ फ्यूचर सामने काफ़ी कमज़ोर दिख रहे हैं, 350 अंक नीचे। और आज अमेरिका में फेड की मीटिंग भी है 2 दिनों की, और अमेरिकी बाजार काफ़ी तेज़ी से भागें तो हल्का करेक्शन आता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो भी अमेरिकी बाजार में आप करेक्शन के तौर पे देखिए, ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजार एकदम ही आपको संकेत दे देने की टॉप बन गया। हाँ, अनलेस की डाउ 800,000 गिर जाए वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 250, 300, 400 पॉइंट अगर डाउ गिरता भी तो 2 दिन 3 दिनों से बढ़ भी तो रहा है उसी तरीके से, तो एक रनिंग करेक्शन तो डाउ में भी आ ही सकता है। तो आपको चिंता पहले तो तब करनी है जब आप 10,000 के नीचे बंद होते हुए दिखें। 10,029 5 दिनों का लोएस्ट क्लोज है, मुझे नहीं लगता कि शायद उसको हम तोड़ें। 10,000 के लेवल को हम क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह यह कि 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है इस वीक की सीरीज में जो एक्सपायर होनी है। लेकिन अब समस्या ये आ रही है कि आपने जब 10,200 तोड़ दिया, 10,100 तोड़ दिया, तो अब दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि 10,100 तोड़ने के बाद करीबन 38 लाख शेयर आपके जो पुट राइटर्स हैं वो रिस्क पर आ गए हैं। 20 लाख शेयर 10,100 वाले और 10,200 पर 18 लाख शेयर जो पुट में खड़े हैं, यानी कि 38 लाख शेयर ये ऐसे हैं जो अब नुकसान में है। तो अगर इनकी तरफ से आखिरी घंटे में तेजी की पोजीशन कम होने का खतरा आया तो 51 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में और बन सकती है। तो 10,025 10,050 के आसपास तक निफ्टी आ सकता है, वहां पर आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हम यहाँ से और कमज़ोर होंगे। 10,000 10,050 इसके नीचे कमज़ोर होने के चांस कम है, तो ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और वो ये कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है, गलती से अगर बाजार किसी वजह से उस सपोर्ट को तोड़े तो फिर उसके बाद गिरावट भी उतनी तेज़ होती है। तो फिलहाल मैं डेटा पर रिलाई करते हुए, क्योंकि मेरे सामने जो फैक्ट फिगर हैं, फैक्ट्स ये हैं कि 10,000 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फैक्ट ये है कि डाउ फ्यूचर 350 350 पॉइंट नीचे, अगर यही सिचुएशन रहती है तो आप 10,000 नहीं तोड़ेंगे। 10,000 से लेकर 10,040 के बीच में आपको बढ़िया सपोर्ट आता दिखेगा। यहाँ हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो, जहाँ हो सकता है थोड़ी खरीदारी भी आए, पॉइंट नंबर 1। लेकिन अब आपको ऊपर जाने के लिए 10,150 10,200 इसके ऊपर आप जा नहीं पाएंगे। तो अगर आज रिकवरी मिलती है और आप 10,150 10,200 की रेंज में आते हैं तो वो बेस्ट लेवल होगा जहाँ पर आपको तेजी की पोजीशन हल्की करनी है। तो 10,000 10,050 की रेंज में मंदी की पोजीशन काटनी है आज के लिए अगर आपने ली है तो, और 10,150 10,200 की रेंज में आखिरी घंटे में अगर रिकवरी आती है तो वहाँ आपको तेजी की पोजीशन काटनी है, पहली बात। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ये कि वैसे देखा जाए तो क्लोजिंग बेसिस पर जो सपोर्ट है वो 20,400 20,500 की रेंज में आता है। अब वो बहुत दूर है, हम 500 पॉइंट का और इंतज़ार 700 पॉइंट का और इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि क्लोजिंग बेसिस पर एक ही लेवल ध्यान में रखना है, वो है 20,900 के आसपास का। पिछले 4 दिनों में एक क्लोजिंग 20,390 की छोड़ दें, बाकी क्लोजिंग में 20,940 से नीचे की क्लोजिंग नहीं मिली। तो अगर 20,940 के नीचे बाजार आज बैंक निफ्टी पर स्पॉट लेवल पर बंद होता है तो आपके लिए नीचे की रिस्क खुल रही है जो 20,300 20,500 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है। तो 20,940 के नीचे अगर बंद होने के संकेत आते हुए दिखें तो आपको बैंक निफ्टी में पोजीशन पहले हल्की करनी है। एक चीज़ ध्यान रखिए, निफ्टी एक बार रह जाएगा चलेगा, बैंक निफ्टी में ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि बढ़ने में जिस तरह से 5,000 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ा है, घटने में भी बैंक निफ्टी ही आगे रहेगा। लीडरशिप बैंक निफ्टी की ही रहेगी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ तो पक्का रहेगी, ऊपर में भले ही बाद में आए। लेकिन इस लिहाज से आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा सावधानी रखनी है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑलरेडी कल के लोस को तोड़कर नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है, 20,900 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 21,000, और क्यों है वो मैं बता दूं। 21,000 के पुट पे 6 लाख शेयर हैं जो परसों की एक्सपायरी वाले हैं, और 21,000 के नीचे अगर आप ट्रेड करते हैं लगातार
और अगर उसके नीचे बंद होने के संकेत देते तो ये जो पुट राइटर्स है जिन्होंने तेजी की पोजीशन बनाई है वो डाउ फ्यूचर्स देखकर अपनी पोजीशन कम करने आएंगे। और ऐसे में अगर आखिरी घंटे में बिकवाली का दबाव गहरा जाए और बैंक निफ्टी 20,550 तक नीचे आ जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आपको सरप्राइज कर सकता है। अगर निफ्टी 10,025 की रेंज में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बैंक निफ्टी भी 20,550 तक आ सकता है। तो नीचे की रिस्क थोड़ी खुल रही है बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी अभी तक सपोर्ट दे रहा है, इसलिए ठीक है। तो ये आपके लिए कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस हिसाब से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन को आप एडजस्ट करके चले। जी दीप। बिल्कुल, तो रिस्क थोड़ा बन रहा है और बैंक निफ्टी में ज्यादा रिस्क बनते हुए दिख रहा है। देखते हैं इन लेवल से वापस उभरता है कि नहीं। एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। जी सर। हाँ, एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। अब बैंक निफ्टी में भी अगर जो लोग फंसे हुए हैं जिनको एग्जिट करना है उनके लिए बेस्ट लेवल है 21,150, 21,200। अगर रिकवरी में आज आखिरी 1 घंटे में 21,150, 21,200 आता है, वहां पर तुरंत प्रभाव से अपनी तेजी की पोजीशन को कम करिए। जैसा मैं 10,150, 10,200 पर बैंक निफ्टी में बोल रहा हूँ, वहां तुरंत प्रभाव से कम करिए। वैसे ही 21,150, 21,200 बैंक निफ्टी आए तो सोचिएगा मत, पोजीशन कम करेगा। बैंक निफ्टी ज्यादा रिस्की दिख रहा है मुझे। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ज़्यादा रिस्की दिख रहा है इस समय बाजार में और स्ट्रेस भी वहां पर ज़्यादा आते हुए दिख रहा है। डेज लो पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तकरीबन 370 अंक नीचे, 20,800 के नीचे भी जाने की तैयारी में दिख रहा है। चलिए बिगुल बजाते हैं चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, बिकवाली की राय है एसीसी के अंदर, जहां पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। अच्छी खासी रैली आई थी, अब पिछले 5-6 दिन की हाइस को स्टॉक नहीं क्रॉस कर पाया और एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिख रहा है, तो इसलिए बेचे एसीसी। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, एक पैटर्न बनता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है जिसको डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। डेली चार्ट पर ये पैटर्न विकसित हुआ है, ब्रेकडाउन आ गया है और साथ ही आरएसआई पर भी डाइवर्जेंस दिख रही है। तो 2 पूरे कारण हैं शॉर्ट करने के। एसीसी को बेचें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 1275 पर, 1275 पर आपको रखना है। पहला टारगेट 1225 रुपए का और दूसरा टारगेट 1185 रुपए का होगा। तो 1185 के टारगेट के लिए शॉर्ट करने की राय है एसीसी। बिल्कुल, तो एसीसी पर बिकवाली की राय आ रही है। 20,800 के नीचे फिसला है बैंक निफ्टी। डेज हाई से देखेंगे तो 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में आती हुई दिखी है और सबसे वीक पॉइंट बाजार के इस समय बैंक्स ही लग रहे हैं। बिल्कुल बजाते हैं सुमित जी के लिए BTSTT का। बताएं सुमित जी। दीपांशु, सेल साइड का स्टॉक है और बहुत बढ़िया और कन्विंसिंग सेल है मेरा यहाँ पे। स्टॉक का भाव चल रहा है 1095, 1100 के आसपास। स्टॉक का भाव चल रहा है 1095, 1100 के आसपास। स्टॉक का नाम है PVR। क्लास पैटर्न है, क्लास सेल है। यहाँ पे CMP पे सेल करे PVR को। मेरे को ऐसा लग रहा है PVR में यहाँ से एक बड़ा डाउनसाइड स्पर्ट देखने को मिलेगा। 1085 के नीचे जैसे ही ये सस्टेन होगा तो उसके अंदर एक बड़ा फॉल आएगा और फिर नीचे में 1050 से लेके 1040 तक या 1030 तक का लेवल PVR में देखने को मिल सकता है। 1050, 1030 ये 2 टारगेट्स के लिए PVR में सेल का पोजीशंस बनाए CMP पे। ऊपर में 1140 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। जिस तरह का पैटर्न बन रहा है, जिस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए मेरे को लगता है कि PVR यहाँ से बहुत बड़ा फॉल देने वाला है। 1050, 1030 तो मेरे इमीडिएट टारगेट है। मेरे को उसके नीचे भी लगता है PVR जाएगा। फिलहाल 1050 से लेके 1030 के टारगेट्स के लिए स्टॉक के अंदर बिकवाली कर सकते हैं और जिस तरह का पैटर्न है इस पूरे हफ्ते में मेरे को लगता है PVR में गिरावट आएगी। बिल्कुल, और नतीजों पर रिएक्शन भी आ रहा है PVR में और जैसे जैसे बाजार का मूड बदल रहा है आप देख भी रहे हैं कि PVR में गिरावट का प्रेशर भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। PVR नहीं, इंडिगो ये भी डेज लो पर ट्रेड कर रहा है। यहां पर भी एक शार्प बिकवाली की राय आए तो वो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स जिन्हें फायदा होगा इकोनॉमी खुलने से, वहां पर आप बिकवाली का प्रेशर इस समय बढ़ते हुए देख रहे हैं और ऐसा ही ट्रेंड बाजार में बन रहा है। चलिए, कई सारे नतीजे हैं जहां पर एक्शन हमें देखने को मिल रहा है जिन स्टॉक्स पर, और क्विकली बात कर लेते हैं हीरो मोटो की। सबसे पहले इसके नतीजे आने वाले हैं, वहां पर क्या अनुमान है उस पर जानेंगे, पर उससे पहले अनिल जी की तरफ से कल के 2000 का कॉल तैयार है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। जी सर।
देखिए, जितना कन्विक्शन बगड़ी का है सुमित जी का पीवीआर को बेचने के में, उतना ही बल्कि थोड़ा हो सकता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कन्विक्शन मेरा हो इस स्टॉक को बेचने में, जिसका नाम है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। 619 620 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 618 के आसपास अभी आ गया है, 618 620 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बेच सकते हैं और यहाँ से आप 630 की रेंज तक भी बेच सकते हैं। मैं आजकल रेंज इसलिए देने लगा हूँ ताकि कभी भी क्या होता है कि वापस जब स्टॉक ऊपर आता है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि बेचना ही है, मतलब बेचना मतलब बेचना। जैसा कल आपने देखा ना कि पीएल किस तरह से, पिरामल आपको बोला आराम से आप बेचिए, 1100 के ऊपर पार नहीं जा पाया तो आप आराम से बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बेचना है और आपका स्टॉप लॉस होगा 640 का। क्यों बेचना है वो मैं बता दूं कि अभी जो एनबीएफसी स्टॉक है उसमें आपको फिर से सावधान रहना है, और वो सावधान रहने की वजह है कि कई सारे एनबीएफसी ऐसे हैं जिनके बॉन्ड जो हैं, जिनके डिबेंचर्स हैं, वो वापस जिन दामों में ट्रेड कर रहे हैं, वो चिंता की बात है। चिंता की बात दो तरह की है, क्या? एक तो क्रेडिट रिस्क को लेकर और दूसरी लिक्विडिटी को लेकर। मसलन देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेस का जो बॉन्ड है 1 साल का, वो 9% का कूपन रेट रखता है कि 9% पे इन्होंने इशू किया। वो कल करीबन 12.25% के आसपास यील्ड पर ट्रेड करा था कि 9% पे इशू किया, 12.25% पे ट्रेड। आज 12.9%, लगभग 13% पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्लियर कट है कि या तो क्रेडिट रिस्क लोगों को ज़्यादा लग रही है या लिक्विडिटी की समस्या है, और ऐसे में एनबीएफसी के लिए ये बहुत मामला गड़बड़ हो जाता है कि जहाँ पर एनबीएफसीज अगर वो उनके बॉन्ड इतने महंगे ट्रेड करें, इसका मतलब नेचुरली कि उनको पैसा उगाने में मुश्किल आ रही है, या तो पैसा मिल नहीं रहा है, मिल रहा तो ऊंचे दाम पर मिल रहा है, और अगर वो 12-13% पे उनके बॉन्ड ट्रेड करेंगे, डिवेंचर्स ट्रेड करेंगे 1-1 साल के, तो क्या भाव में पैसा उगाएंगे, क्या भाव में लैंड करेंगे। तो ये जो संकेत आ रहे हैं ये एनबीएफसी के लिए अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी के लिए ये मुश्किल वाला मामला है। यहाँ पर बिकवाली करके चलें, आप आराम से ऊपर तक 615-20 से लेकर 630 की रेंज में बेचिए, 640 का स्टॉप लॉस रखिए। पहला टारगेट आपका होना चाहिए 600 का, और जहाँ पर आपके 2000 के लिए इंट्राडे के टारगेट के लिए आप ट्रेड करें, और बाकी 575 का आप पोजिशनल टारगेट रखें। ठीक उसी तरह से पोजिशनल टारगेट रखें जैसा आपको कल 1025-1050 का पोजिशनल टारगेट पीएल के लिए दिया था। आप देखिए 1052 का लो पीएल ने बना दिया है। तो शॉर्ट करने में श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये परफेक्ट शॉर्ट है। आप आराम से 600 और 575 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करें और कल तक के लिए होल्ड करें, अच्छा मुनाफा देगा। स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलें अपने रिस्क के हिसाब से, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अगर आपको ओवरनाइट रिस्क नहीं रखनी तो फिर आज एंड में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। जी दीप। बिल्कुल, और ये है आपके लिए राय जहाँ तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट के सवाल है। कल के 2000 के लिए बिकवाली की राय आ रही है, ओवरनाइट कैरी भी कर सकते हैं इस पोजीशन को। चलिए नतीजों के अनुमान के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हीरो मोटो, इसका क्या अनुमान लगा रहा है बाजार? कुशल के पास प्रीव्यू रेडी है, बताएं कुशल। दीपांशु, नंबर्स जो है वो वीकर साइड पर रहने का अनुमान है। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आएंगे। इनफैक्ट रेवेन्यू अगर आप देखें तो वहां पर करीब 22% की फॉल में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसमें करीब 25% का फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखें तो वहां पर भी दबाव जो है बन सकता है। 13.6% के मुकाबले 12.5% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि BS4 इन्वेंट्री जो है इन्होंने डिस्काउंट्स पर बेची है, तो जाहिर सी बात है कि इनके मार्जिन्स पर ये दबाव आता हुआ साफ नजर आ सकता है। इसके अलावा मुनाफा अगर आप देखें तो वो भी रेवेन्यू की इक्विवेलेंट फॉल एक्सपेक्टेड है, करीब 23% का फॉल वहां पर है, और 563 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। अब देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की तरफ से ये अगर आउटलुक जो है ग्रामीण इलाकों में जो मांग का आउटलुक है वो अगर उनकी तरफ से आता है तो काफी बेनिफिशियल होगा इन्वेस्टर्स के लिए जानने के हिसाब से। और दूसरा, जो BS4 इन्वेंट्री अब क्या सिनेरियो है, उसमें कितनी बाकी बची हुई है, ये सब अपडेट जो है मैनेजमेंट की तरफ से जानना काफी इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, नजर रखेंगे कि किस तरह के नतीजे आते हैं हीरो मोटो में। अविनाश जी, कोई राय हीरो मोटो कॉर्प पर? आप किस तरह के अनुमान लगा रहे हैं और किस तरह की कमेंट्री पर आपकी नजर रहेगी? नहीं, मुझे लग रहा है कि हीरो मोटर कॉर्प में पहला क्वार्टर तो काफी खराब आएगा, क्योंकि अप्रैल और मई के नंबर्स तो काफी खराब है। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो कमेंट्री रहेगी मैनेजमेंट की, वो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली सेकंड हाफ में एक्सपेक्टेशन है कि नंबर्स ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे। हीरो मोटर कॉर्प की सबसे बड़ी पॉजिटिव ये है कि रूरल मार्केट शेयर करीबन 50% है, और हमको लग रहा है कि जो भी रिवाइवल डिमांड में आएगी वो रूरल मार्केट ड्रिवन ही रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर दीप स्टॉक में आती है रिजल्ट के कारण, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। स्टॉक बहुत ही अच्छे डिविडेंड यील्ड पे चल रहा है और हमको लग रहा है कि कंपनी अपनी डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करेगी, लेकिन कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए थोड़ा बहुत स्टॉक साइड वाइज रहेगा। तो लॉन्गर टर्म के लिए तो प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन मीडियम टर्म के लिए हो सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव रहे एटलीस्ट सितंबर तक। अक्टूबर के बाद ही रिवाइवल होने की संभावना है, तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइंस खरीदने की राय रहेगी। बिल्कुल ठीक है, रिवाइवल अक्टूबर के बाद ही होगा, तो तब तक थोड़ा प्रेशर आ सकता है, पर देखते हैं किस तरह के नतीजे आते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली किस तरह की मैनेजमेंट कमेंट्री रहती है जहां तक हीरो मोटोकॉर्प का सवाल है। एक और स्टॉक जहां पर नतीजों का इंतजार है, महानगर गैस। काफी एक्शन देखा है इस स्टॉक ने, जान लेते हैं कि किस तरह का अनुमान है बाजार का महानगर गैस के लिए। संदीप के पास प्रीव्यू तैयार है। गुड आफ्टरनून संदीप, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। देखिए, नंबर्स काफ़ी मिले जुले रह सकते हैं। हम आपको क्वार्टर नंबर्स का अनुमान बता रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से अनुमान ये है ज़्यादातर एनालिस्ट का कि इनके जो वॉल्यूम्स है उसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। 3.1 MCMD वाले जो वॉल्यूम्स है वो घटकर 2.9 2.8 MCMD के आसपास इस बार देखने को मिल सकते हैं। और माना ही जा रहा है कि इंडस्ट्रियल के मुकाबले जो CNG वॉल्यूम्स है वहाँ पे शायद ज़्यादा इस बार हिट देखने को मिलेगा, और यही कारण है कि इनकी बिक्री जो है वो करीब 7-7.25% इस बार गिरती हुई दिखेगी। लेकिन कामकाजी मुनाफा उतना नहीं गिरेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ नंबर्स मिले जुले हैं। कामकाजी मुनाफा महज 1.5% के आसपास गिरता हुआ दिखेगा। ये दरअसल इसलिए क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा जो इनपुट है वो एक तो PMT और दूसरा जो स्पॉट LNG है उसके तौर पर आता है, और दोनों की कीमतों में कमी देखने को मिली। चाहे PMT की गैस देखें चाहे स्पॉट LNG की कीमतें देखें, दोनों में जिस तरह से प्राइजेस में कमी हुई है उन्होंने उस कमी को पास ऑन नहीं किया है अपने ग्राहकों को। उस वजह से इस बार जो मार्जिन है जो 34.8% थे वो बढ़कर करीब 37% के आसपास के देखने को मिल सकते हैं। मुनाफा जरूर गिरेगा इन लाइन विद सेल, जिस तरह से 7% सेल गिर रही है, लेकिन फिर भी जैसे मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं मुनाफे में शायद आपको जो सेल्स में ड्रॉप आ रहा है उससे कम गिरावट देखने को मिले, और 6% के आसपास की इस बार जो कमजोरी है वो मुनाफे के फ्रंट पे देखने को मिल सकती है। 250 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। इंपॉर्टेंट ये होगा सुनना मैनेजमेंट से कि अब लॉकडाउन के बाद किस तरह से वॉल्यूम्स में जो रिवाइवल है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो LNG और साथ ही साथ जो PMT गैस है उसकी कीमतें तो कम हुई हैं, लेकिन रुपया भी कमजोर हुआ है, तो उसका कितना इंपैक्ट इस बार नंबर्स पे आता है वो दिखा है, और वो कितना रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनके जो मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है। क्योंकि रुपया कमजोर होना इन कंपनियों के लिए नेगेटिव साइड पे, क्योंकि डॉलर टर्म्स में ज्यादा ट्रेड होते हैं, तो उस लिहाज से रुपये का इंपैक्ट खासतौर पर किस तरह का है और वॉल्यूम्स कैसे रिवाइव हो रहे हैं लॉकडाउन के बाद, ये दो चीजें हैं जो कि अहम होगा सुनना। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे जहां तक MGL का सवाल है। अविनाश जी, MGL पर आपकी कोई राय? मुझे लग रहा है कि दीप डेफिनेटली रुपया का जो डेप्रिसिएशन है और अप्रैल और मई महीने का जो लॉकडाउन का इफेक्ट है, और ऑब्वियसली जिस प्रकार का ओवरऑल वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया है, नियर टर्म में तो डेफिनेटली चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन कोई भी गिरावट अगर आती है तो इन्वेस्टर्स को ये शेयर खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि गैस स्पेस में जो दोनों कॉम्पिटिटर्स है, गुजरात गैस और JSPC, इनके नतीजे बहुत ही अच्छे थे। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स को डेफिनेटली मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सुननी चाहिए, और आने वाले कम से कम 3 या 4 महीने में होपफुली वॉल्यूम पिकअप होता है तो यहाँ पे जरूर एक अच्छी अपसाइड आएगी। तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति रहेगी, और डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करने जैसा स्टॉक है। बिल्कुल, पोर्टफोलियो में रखने वाला स्टॉक है। वागले साहब, शायद कुछ दिन पहले आपने इस पर कॉल भी दिया था, थोड़ा एक्टिव रहा है, सारी गैस स्टॉक्स में अभी खरीदारी आई, बट 1000 के लेवल्स पर इस समय MGL है। अच्छी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? दीपांशु, ये माहौल में मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि इसमें क्या बेचने की तो सलाह नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, आपको थोड़े नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं। थोड़े नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं, और ऐसा ही आप आज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल में भी होते हुए देख रहे हैं। बंसल जी, गेल पर कोई राय? काफी तेज गिरावट के साथ अब 100 रुपए के आसपास वापस आ गया। कल अच्छी तेजी हुई थी, आज अच्छी गिरावट भी हुई है। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? देखिए दीपांशु, बिल्कुल आपने राइटली मेंशन करा, कल एक अच्छी बढ़त हुई थी और आज गिरावट हो रही है, और इसमें जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था कल की बढ़त का, वो 101 था, वो लेवल्स टूट चुके हैं, और इसमें से किसी ने लॉन्ग लिया है तो एक बार निकल जाना चाहिए। फ्रेश तेजी ट्रेडिंग के नजरिए से 103 के ऊपर करनी चाहिए। बहुत टाइम बिंग यहाँ से निकलने की राय है, शॉर्ट करने की राय नहीं दे रहा हूं। और शॉर्टिंग के लिए दीपांशु आपसे गुजारिश है चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिल्कुल, बिगुल बजाया जाए चार्ट कॉर्नर का।
बताएं बंसल जी। दीपांशु, बिकवाली की राय है एनआईटी टेक पर, अगर इसमें आप चार्ट्स को देखें तो लगभग 12% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। क्लियर एक ब्रेकडाउन है, बुल ट्रैप का साइन लगता है, इसमें गिरावट एक्सटेंड हो सकती है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, गिरावट अब आईटी स्टॉक्स को भी अपने चपेट में ले रही है दीपांशु, और एनआईटी टेक में ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। यहाँ पर बेच करके चले 1410 रुपए पर, 1410 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1345 का, 1345 रुपए का पहला टारगेट और 1325 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। तो 1345, 1325 के टारगेट के लिए एनआईटी टेक में बिकवाली की राय। बिल्कुल, एनआईटी टेक पे बिकवाली की राय और मिड कैप आईटी में सबसे एक्टिव रहा है ये स्टॉक। सबसे ज्यादा गेन्स इधर भी आई हैं और अब आप देख रहे हैं कि काफी तेज गिरावट भी हो रही है, 5% नीचे है आज के ट्रेड में। छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई है, जान लेते हैं क्या है स्ट्रैटेजी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चंदन कापड़िया जी। चंदन जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए सर पहली स्ट्रैटेजी क्या है? जी देखिए, बाजार ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। 10,300 के लेवल को अटेम्प्ट करने के बाद जिस हिसाब से ऊपर के लेवल से बिकवाली आ रही है और सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक और हेवीवेट काउंटर में सेलिंग बन रहा है, लग रहा है थोड़ी और वीकनेस बनेगी और जो इमीडिएट स्विंग है 8800 से 10,300 वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो दो ट्रेड रहेंगे, दोनों ही आज मंदी की तरफ चला रहेगी। पहला ट्रेड रहेगा यहाँ पे रिलायंस के लिए। रिलायंस में जिस हिसाब से इसका जो 1616 का लाइफ टाइम हाई है, वहाँ पे मल्टीपल टाइम हर्डल लेके बार बार ये मल्टीपल टॉप्स बना रहा है, तो लग रहा है कि उस वजह से ये 1500 और उसके नीचे फिसल सकता है। इसके लिए रिलायंस में 1500 का पुट लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 33 रुपए के आसपास चल रहा है, और 22 यानी 22 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और हमारा मानना है कि रिलायंस नीचे में 1500 तक आएगा और ये पुट 55 रुपए तक जाना चाहिए। बिल्कुल, तो रिलायंस 1500 का पुट खरीदने की राय आ रही है जहां तक रिलायंस का सवाल है। दूसरी स्ट्रैटेजी चंदन जी? दूसरे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर रहेगी। देखिए, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है वो एनबीएफसी में सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर वाला काउंटर है। बाउंस बैक हुआ बट ये 50 दिन के मूविंग एवरेज को निकाल नहीं पा रहे हैं और वापस जिस हिसाब से अब हाई राइज हाई लोज निगेट कर रहा है, लग रहा है डाउन साइड वापस यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 250 का पुट लेने की सलाह रहेगी, जो लगभग 13 रुपए के आसपास चल रहा है। 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये पुट 25 रुपए तक जाने की पूरी संभावना है। ओके, तो एलआईसी हाउसिंग यहाँ पर आपको 250 का पुट खरीदना है, 250 का पुट 13 रुपए पे चल रहा है, 25 रुपए का टारगेट, 7 रुपए का आपको वहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और साथ ही अगर आप नजर रखें रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहाँ पर 1500 के पुट पर खरीदारी की राय है, 33 रुपए के आसपास भाव है इसका, 55 रुपए का टारगेट, 22 रुपए का स्टॉप लॉस। तो आसानी से आप याद भी कर सकते हैं, 11 के मल्टीपल्स में लेवल्स हैं उस पर। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दो स्ट्रैटेजीज देने के लिए। दोनों पर आप देखिए तो प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है और जिस तरह से रिलायंस में गिरावट आ रही है आप देख सकते हैं कि उसका निफ्टी पर भी नेगेटिव असर पड़ते हुए दिख रहा है। 10,050 पर निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी वापस 20,750 के ऊपर आया, तो वॉलेटाइल ट्रेड हो रहा है बट ट्रेंड मार्केट का नीचे ही गिरता हुआ दिख रहा है इस समय और प्रेशर भी बढ़ रहा है। सुमित जी के पास चलते हैं बीटीएसटी कॉल के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, पीवीआर के बाद अब जो नेक्स्ट स्टॉक आया है वो भी सेल साइड का ही है। पीवीआर अभी थोड़ी देर पहले दिया था, डेज लो पे चल रहा है 1667 और यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी स्टॉक के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उसके अंदर तो बने रहे। और अब जो नया ट्रेड है वो है जुबिलेंट फूड, 1667 1700 के आसपास का अभी भाव चल रहा है। ये स्टॉक भी अब वैसे ही गिरेगा जैसे अभी पीवीआर गिरा था। जुबिलेंट फूड के अंदर यहाँ से एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलना चाहिए, 1650 जिसका अभी इमीडिएट टारगेट होगा और 1650 का लेवल भी ये तोड़ेगा। मेरे को लगता है 1650 के बाद स्टॉक के अंदर और भी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 1630 और 1610 रुपए तक का मूव जुबिलेंट फूड के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर सेलिंग है, ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है, यहाँ पे सेल करके काम करें। 1630 1610 का टारगेट लगाएं, ऊपर के अंदर 1700 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है, मेरे को लग रहा है 1 से 2 दिनों के अंदर अच्छा खासा फॉल इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो जुबिलेंट फूड यहाँ पर आप नजर रखिए, काफी तेज गिरावट आती हुई दिख रही है और प्रेशर भी यहाँ पर बढ़ रहा है।
बजाज फाइनेंस, विश्वेश जी, यहाँ पर क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी आपने एक अच्छा कन्विंसिंग ट्रेड दिया था, अच्छी मूव भी आई थी। अब क्या ये ट्रेड रिवर्स हो रहा है तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती है बजाज फाइनेंस में? आई थिंक लोअर लेवल से सारे स्टॉक्स के अंदर में जो स्ट्रेंथ आई थी, अब वो स्टॉक जब निफ्टी सपोर्ट तोड़ता है तब क्या करता है वो देखने लायक बात है। क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल कि आज अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि इनके जो सपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं सारे स्टॉक रिव्यू कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा दूर सपोर्ट नहीं है। तो अब जब बहुत ज्यादा दूर नहीं है सपोर्ट, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं है शॉर्ट्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। फॉर सम रीजन अगर स्टॉक्स यहाँ से 1500 30 to 50 रुपीज नीचे आता है तो वो जोन में जाता है जहां से एक पुल बैक आ सकता है। तो आई वुड लाइक टू अवॉइड नाइदर बाय नाइदर सेल। ओके, अवॉइड करिए यहाँ पर, नाइदर खरीदारी करिए ना ही सेल करिए। देखने दीजिए किस तरह की डायरेक्शन इस पर आती है। एक और कल के 2000 आने की तैयारी में है अनिल जी की तरफ से, तो देखेंगे कि वहां पर भी आपको किस तरह का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। एक्सिस बैंक में आज थोड़ी तेज गिरावट हो रही है। कुणाल जी, एक्सिस बैंक का चार्ट आपको क्या बता रहा है? क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस रही है एक्सिस बैंक की। जिन दिनों कुछ बैंक्स में वीकनेस आई थी उस दिन भी एक्सिस ने परफॉर्म किया था। कल 6.5% की तेजी थी, आज की 2.5% तेजी में क्या करना चाहिए, गिरावट में क्या करना चाहिए? देखिए, गिरावट जरूर है दीपांशु, लेकिन अभी भी एक बहुत क्रिटिकल लेवल है जिसके ऊपर ये स्टॉक टिका हुआ है। तो जैसे ही देखिए ये 413 के नीचे जाएगा फ्यूचर्स में, तब इसमें एक ब्रेकडाउन आने को आता हुआ दिखेगा और तब मुझे लगता है कि चिंता की वजह है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। 413 के नीचे स्टॉक निकला तो आपको सीधा फिर 390 तक की गिरावट देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जिनके पास भी लॉन्ग्स हैं 413 के स्टॉप लॉस से फिलहाल बने रहना चाहिए। ओके, 413 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है एक्सिस बैंक पर एक और कल के 2000 की कॉल रेडी है अनिल जी की तरफ से, बिगुल बजाते हैं उनके लिए। जी सर, बताएं। देखिए दीप, निफ्टी तो आपका 10,025 की रेंज में आ गया। 10,021 का लो बनाया एग्जैक्टली, जो कहा कि जहां पर ये सपोर्ट लेगा। बैंक निफ्टी मैंने कहा 20,550 तक आराम से आ सकता है। 20,642 का लो बनाया। अभी भी थोड़ी जगह है, थोड़ी बहुत रिकवरी आती है तो वापस आपको बेचना ही चाहिए या पोजीशन हल्की करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देखिए डाउ फ्यूचर्स आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और उस लिहाज से थोड़ा हल्का रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि शॉर्ट करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये मान के चलें कि अगर आपको आज प्रॉफिट मिले तो आज ले लें, नहीं तो कल के लिए आप ये सोच कर चलें। 350 अंक नीचे अभी भी डाउ फ्यूचर्स है। अब आइए, आपके लिए शॉर्ट करने की राय है एक बैंक में जो हाई बीटा बैंक है और जहाँ पर गिरने में और बढ़ने में दोनों में आगे रहता है। बंधन बैंक 260 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है इस वक्त, यहाँ पर शॉर्ट करने की राय है। और मेरा ये समझना है कि यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं। थोड़ा ऊपर आए तो और जगह रखिए, 260 के ऊपर आएगा तो और बेचिएगा। 265 के रेंज में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया। 260 266 आपके लिए अच्छी रेंज है जिसमें आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। क्यों बनाना है? देखिए, इस वक्त बैंक्स के लिए सबसे बड़ी समस्या मॉरेटोरियम को लेकर ही है कि कितने लोग मॉरेटोरियम ले रहे हैं। तो लेकिन बंधन बैंक के लिए एक एक्स्ट्रा समस्या है जो मॉरेटोरियम को लेकर है, वो ये है कि बंधन बैंक का ज़्यादातर कामकाज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है, ठीक है ना। और जो अम्फान तूफान आया था वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान इन दो राज्यों में हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंस बंधन बैंक की इन्हीं दो राज्यों में है। तो इनके लिए मॉरेटोरियम बुक और बढ़ने वाली है, तो इनके लिए ये और मामला मुश्किल होगा। इस लिहाज से हमें लगता है, और वैसे भी अगर बैंक निफ्टी को कमज़ोर होना है और नीचे जाना है तो वो स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से गिरेंगे। अच्छा, मैं इसमें देख भी रहा था कि अभी तक गिरावट बहुत ज़्यादा आई नहीं है, हाई बीटा स्टॉक है, गिरावट ज़्यादा आई नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए कंफर्ट है बेचने का। तो मेरा ये समझ के 250 ये पहला टारगेट रखना चाहिए जहाँ पर आपके 2000 बन जाएंगे। लेकिन उसके बाद 242 दूसरा टारगेट होगा। लेकिन इवेंचुअली अगर बाजार खराब हुआ यहाँ से और नीचे गया तो 235 तक के टारगेट, लेकिन वो बाजार के साथ वाले होंगे। बड़े टारगेट्स में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, बड़े टारगेट हासिल करने के लिए बाजार का सपोर्ट भी चाहिए। अगर बाजार आपके तय डायरेक्शन में चले तो बड़े टारगेट हासिल होते हैं, नहीं तो फिर आपको छोटे टारगेट से काम चलाना पड़ता है। तो इस लिहाज से आप 260 से 266 की रेंज में बेचिए। 275 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे की तरफ 250, 242, 235 तीन टारगेट के लिए बंधन बैंक में बिकवाली करने की राय है। जी दीप।
बिल्कुल, तो बंधन बैंक पर बिकवाली करने की राय आ रही है और हाई बीटा स्टॉक है। देखिए एकदम इन्वर्टेड वी बनाया हुआ है इस चार्ट ने आज, और काफी तेजी आई थी और फिर जब 12:30-1 के आसपास मार्केट में गिरावट का ट्रेंड शुरू हुआ तो उतनी ही तेजी से आपने गिरावट भी देखी और ऊपरी स्तरों से काफी शार्प गिरावट आई है जहां तक बंधन बैंक का सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले अनिल जी ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर बिकवाली की राय दी थी। स्ट्रक्चर वीक लग रहा है, कल नतीजे आने वाले हैं, नतीजों का अनुमान कैसा है, बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है, ये प्रीव्यू तैयार है पूजा के पास। बताइए पूजा। जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के फाइनेंस के नतीजों की बात करेंगे तो कमजोर नंबर्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। एनआईआई में मामूली 8% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है, मुनाफे में 5% की ग्रोथ रहेगी, तो धीमी ग्रोथ रहेगी इस क्वार्टर, क्योंकि अगर लॉकडाउन की बात करें तो उसका सबसे ज्यादा असर इस बार ट्रांसपोर्ट और व्हीकल फाइनेंस सेक्टर पर काफी ज्यादा देखा गया। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के जितने भी ग्राहक हैं उनकी तरफ से ईएमआई रीपेमेंट करने में भी काफी दिक्कत हुई, बैंक कंपनी को रिकवरी करने में भी काफी ज्यादा परेशानी हुई है। इस वजह से इनके एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है और प्रोविजनिंग भी इस बार कंपनी को काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। एसेट क्वालिटी में हमारा अनुमान है कि 8.7% ऑलरेडी एक काफी ज्यादा एनपीए लेवल्स थे और वो अब बढ़ सकते हैं और करीब 9 से 10% के आसपास एनपीए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो कमजोर नंबर्स एक्सपेक्टेड है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की तरफ से। बिल्कुल कमजोर नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है। और देखिए स्टॉक प्रेशर में भी ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले अनिल जी ने भी इस पर कल के 2000 के लिए बिकवाली की राय दी है। 600 और 575 दो टारगेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर एक ऑपोजिट ट्रेंड आज फिर से आप बाजार में देख रहे हैं, जिसके बारे में अनिल जी और मैं सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। कल हमने देखा अशोक लेलैंड में एक शानदार तेजी आती हुई दिखी और M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट हुई। अब वो ट्रेड रिवर्स हो गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एक स्पाइक आया है, डेज हाई पर है, 1.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वहीं अशोक लेलैंड पर आप नजर देखें तो लगभग 5% की गिरावट हुई है। दिन की ऊंचाई से लगभग 9% की आपने गिरावट देखी है जहां तक इस स्टॉक का सवाल है। तो जो कल का एक ऑपोजिट पेयर ट्रेड बना था, अब वो दोनों रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। डेज लो पर अशोक लेलैंड और डेज हाई पर आपको दिखेगा जहां तक M&M का सवाल है। बंसल जी, इस ट्रेंड को देखें तो फिर क्या राय बनती है, क्या करना चाहिए जहां तक M&M पर सवाल है? क्या फिर से तेजी आती हुई दिखेगी इस स्टॉक पर? देखिए दीपांशु, M&M का टेक्निकल रुझान काफी स्ट्रांग है और इन कंपैरिजन टू अशोक लेलैंड इसमें रैली भी अगर आप देखें, लेमैन टाउन्स में देखें तो रैली भी काफी ज्यादा आई है। और M&M ने आज के सत्र में 470 पर एक सपोर्ट लिया है और यहाँ पर मंदी करने वाले को एकदम जकड़ लिया है। एज ऑफ नाउ जिसके पास M&M है 470 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। और दीपांशु मेरी नजर 483 के स्तरों पर है, 482 के अराउंड चल रहा है। 483 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तब एक नई खरीदारी का प्रबल दावेदार बनेगा। तब शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग 483 के ऊपर के लेवल्स टूटते हैं तब एक नई खरीदारी करनी चाहिए 498 से लेकर 500 के स्तरों के लिए। अशोक लीलैंड में दीपांशु दूसरा जो आपने पूछा था उसमें कल एक ब्रेकआउट हुआ था, बट ब्रेकआउट से पहले थोड़ा गैप था, एक करेक्शन लग रही है, वॉल्यूम भी कम है। तो एज ऑफ नाउ अशोक लीलैंड पे नोटा है एंड M&M को 483 के ऊपर खरीदने की राय है। अशोक लेलैंड पर नोटा है और M&M पर खरीदारी की राय आ रही है और एकदम ऑपोजिट ट्रेड हो रहा है आज जो कल इन स्टॉक्स में देखा था। एक अच्छा ब्रेकआउट था कल अशोक लेलैंड में और आपने काफी तेज मुनाफा वसूली देखी थी जहां तक आपका सवाल है M&M का, पर इस समय आप रिवर्स होता हुआ वो ट्रेड देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, वागले साहब इस चार्ट को देखकर बताइए कि अब अपोलो हॉस्पिटल्स में किस तरह की डायरेक्शन आपको दिख रही है? दोनों तरफ के ट्रेड आज यहां पर भी होते हुए दिखे हैं, फिलहाल एकदम सपाट ट्रेड कर रहा है। बाउंस बैक हो सकता है दीपांशु, ये माहौल में मैं खरीदना नहीं चाहूंगा, बट ये स्टॉक बेचने का नहीं है। मुझे लगता है ये बेचना चाहिए। अगर 1344 अगर ब्रेक करता है तो ये वीक हो जाएगा। मुझे लगता है 1340-42 में एक सपोर्ट है। ऑन द अपसाइड 1370-75 तक ऊपर जा सकता है, मे बी 1380। तो इसमें नो एक्शन रिकमेंडेड। नो एक्शन रिकमेंडेड जहां तक अपोलो हॉस्पिटल्स का सवाल है। पर आज के ट्रेड में आप देख रहे हैं कि थोड़े दोनों तरफ के डायरेक्शन से आपका ट्रेड आपको आते हुए दिख रहा है। एक और स्टॉक जहां पर दोनों तरफ के ट्रेड्स आए हैं, बाटा इंडिया। बाटा इंडिया पे मैं बात करूं सुमित जी से, उससे पहले वागले जी के पास एक BTST कॉल है, बिगुल बजाते हैं उनके लिए।
बताएं सर। दीपांशु, बेचना है एस्कॉर्ट्स को। इसने एक इम्पोर्टेंट 946 का सपोर्ट ब्रेक किया है। अभी मुझे बात करते करते 942 43 हो गया। यहाँ पर बेचिए, बाउंस बैक होता है 945 तक बेचिए। 948 का स्टॉप लॉस होगा और मुझे ये 925 927 तक जाते हुए दिखता है। ओके, 925 927 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करिए जहां तक एस्कॉर्ट्स का सवाल है। प्रेशर आते हुए दिख रहा है और एक शानदार आउट परफॉर्मर रहा है जहां तक पूरे ऑटो स्टॉक्स का सवाल है, तो फिर तरह से थोड़ा करेक्शन आपको आते हुए दिख सकता है जहां तक एस्कॉर्ट्स का ट्रेड है। और देखिए जैसी हमने बात करी वहां पर गिरावट भी आ रही है। सुमित जी, बाटा पर मैं आपकी राय लेना चाह रहा था। फिलहाल एकदम सपाट है, 1400 के नीचे है। अब किस डायरेक्शन में बाटा जा सकता है? कोई ट्रेड यहाँ पर दिख रहा है आपको? बिल्कुल आपने सही कहा, फिलहाल बाटा एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है एक बार इसके अंदर कोई भी ट्रेड लेने के लिए वेट एंड वॉच करे। बाय यहाँ पे नहीं बन रहा, बाय बनेगा इसके अंदर ऊपर में 1430 1440 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद ही सेल एक बार नीचे का सपोर्ट टूटे उसके बाद इसमें करेंगे। मेरे को लग रहा है अभी आज के दिन इसको वेट करें, कल देखेंगे इसको। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर इसमें सेल करेंगे। फिलहाल इसको वेट एंड वॉच करें। फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए जहां तक बाटा का सवाल है। नजर रखिए इस पर। एक और स्टॉक जो काफी एक्टिव रहा है और शानदार तेजी बनी है, बल्कि वेल्थ क्रिएटर आप एक तरह का कह सकते हैं साल की शुरुआत से, वो है रुचि सोया। जब से पतंजलि का एक्विजिशन हुआ है इस स्टॉक में एक शानदार तेजी हुई है और कुछ ही महीनों में एक मल्टी बैगर बन गया है। किस तरह के रिटर्न्स आए हैं, क्यों बाजार का इतना बड़ा ऑप्टिमिज्म है, पतंजलि के क्या प्लान्स हैं रुचि सोया को लेकर, पूरी रिसर्च तैयार है संदीप ग्रोवर के पास। संदीप बताइए, एक तो किस तरह की तेजी आई है रुचि सोया में और बाजार का व्यू क्या बन रहा है स्टॉक पर? देखिए, जबरदस्त एक्शन स्टॉक में देखने को मिला है। अदीप, आपने वो अधिग्रहण की बात करी, ये 18 दिसंबर 2019 की बात है जब पतंजलि ने एक्चुअली इसका अधिग्रहण किया था सारे अप्रूवल्स के बाद। और उसके बाद से देखिए जो इन्वेस्टमेंट पतंजलि ने इस कंपनी में किया, करीब 4,500 करोड़ रुपए में उन्होंने कंपनी को खरीदा। और अब अगर आप इसकी वैल्यू देखें, मार्केट कैप देखें, तो करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास की हो चुकी है। तो उस लिहाज से जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके हिसाब से देखिए तो करीब 19,000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑलरेडी उनको मुनाफा हो चुका है, जो कि वैल्यू टर्म्स में देखिए 450% के आसपास है, या तो फिर 5.4 टाइम्स के आसपास उनकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। आपको बता दें ये इन्होंने अपना जो शेयर कैपिटल है उसमें रिडक्शन भी किया था। ये 13 नवंबर 2019 की बात है और माफ कीजिए 13 नवंबर को इसकी ट्रेडिंग रुकी थी और उसके बाद दोबारा ये 27 जनवरी को इसकी ट्रेडिंग शुरू हुई थी, 27 जनवरी 2020 को। और इस बीच आप देखिए अधिग्रहण के पहले जो 100:1 का एक जो शेयर रिडक्शन है शेयर कैपिटल में वो भी देखने को मिला था। तो जिनके पास 100 शेयर थे वो उसकी वैल्यू ₹1 के आसपास की हो गई, यानी कि 13 नवंबर को जो 100 शेयरों की वैल्यू ₹335 थी वो आपका जो 100 शेयर थे वो बदलकर 1 शेयर हो गए और आपकी वैल्यू ₹3.35 के आसपास की होती हुई दिखी। और 9 जून को आज यानी कि आप अगर प्राइस देखें वो करीब ₹806 के आसपास का हो चुका है। यानी कि जिन निवेशकों के पास ये जो ₹335 के आसपास के शेयर थे वो ₹806 उसकी वैल्यू होगी, उनको करीब 2.5 गुना के आसपास के रिटर्न्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। और पतंजलि के निवेश की जहां तक बात है, जैसे मैंने कहा जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया था, अब अगर आप मौजूदा मार्केट कैप देखें तो करीब 5.5 गुना के आसपास की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उनकी भी देखने को मिल चुकी है। एक टर्न अराउंड स्टोरी के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक के नंबर्स हमारे पास हैं उसमें अगर आप देखें तो करीब 9 महीने के जो नंबर्स हैं उसमें आय ग्रोथ जरूर 4.25% के आसपास की, लेकिन मुनाफा देखिए जो रिपोर्टेड बेसिस पे 170 गुना के आसपास बढ़ा था। और इसमें आप एडजस्टेड मुनाफा देखिए सारे, अगर आप नॉन रिकरिंग आइटम्स हटा भी दें तब भी 5.5 गुना के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। तो जब से पतंजलि की रुचि सोया में हुई है उसके बाद से आप देखिए निवेशक, इनके जो शेयर धारक हैं वो तो मालामाल होते हुए दिखे ही हैं, पतंजलि को भी आप देखें तो काफी ज्यादा फायदा होता हुआ दिखा है। एक अपडेट मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ कि अगर आप देखिए तो इनके पास करीब 99% होल्डिंग है और शेयर जिस तरह से शेयर होल्डिंग के नियम है 75% होल्डिंग इनको लानी होगी, तो 2 से 3 साल का समय इनके पास है। अब इनको धीरे धीरे करके अपनी जो होल्डिंग है उसे कम करना होगा। लेकिन नो डाउट पतंजलि की बात करें चाहे शेयर धारकों की बात करें, जब से ये रीलिस्ट हुआ है जमकर मुनाफा दोनों पार्टियों को इसने कमा के दिया है। बिल्कुल जम के मुनाफा आया है और इन्वेस्टर्स के लिए एक शानदार वेल्थ क्रिएटर रहा है, एक तरह का आप कह सकते हैं मल्टी बैगर रहा है। 6 महीने में देखें तो शानदार तेजी बनी है इस स्टॉक में। अविनाश जी, कई सालों से इग्नोर हुआ था रुचि सोया, ऑफ कोर्स इनके प्रॉब्लम्स थी। अब जो प्रमोटर की बैकिंग ये लेकर आता है और जिस तरह की वेल्थ क्रिएशन हुई है, किस तरह का अगर कोई व्यू है इस स्टॉक पर या इस स्पेस पर जहां तक रुचि सोया का सवाल है?
दीपांशु, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में जो सिंगल मोस्ट फैक्टर है जो प्राइस अपसाइड का, वो बेसिकली लिक्विडिटी है। आपने सही कहा कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तरह से वेल्थ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए दिया है और पतंजलि ग्रुप के लिए दिया है, लेकिन लिक्विडिटी इस काउंटर में बहुत ही लिमिटेड है और यही एक कारण है कि यहाँ पे बहुत बायर्स है और सेलर्स बिल्कुल नहीं है। तो ये जब तक सिचुएशन रहेगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स फंडामेंटल्स को इग्नोर करेगी और ये डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर चढ़ता जाएगा। तो जब भी लिक्विडिटी नॉर्मल हो जाएगी और कंपनी के नंबर्स थोड़े से सेटल हो जाएंगे, हालांकि संदीप ने कहा कि 5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है, ये ज्यादातर इंटरेस्ट राइट बैक से हुआ है जो बैंक के रिस्ट्रक्चरिंग और हेयर कट के बाद हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ऑपरेशनल नंबर्स अभी आने बाकी है। ओवरऑल जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश निवेश ये लेवल पे करना मुझे लग रहा है शायद ठीक नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली जो जिनके पास शेयर्स है वो होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो शेयर है तो होल्ड करें, लेकिन इसकी भी सर्किट अगर खोल देते 5% वाली 20% कर देते तो मेरे ख्याल से शायद स्टॉक स्टेबल हो जाता। क्यों बंसल जी, ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है सर्किट खुलने का। पता नहीं 478 शेयरों की लिस्ट में इसका नाम आया क्यों नहीं? नहीं अनिल जी, अच्छा है, नहीं आया है, काफी फैंसी है अनिल जी। शेयर की सर्किट छोटा है, सर्किट टू सर्किट चल रहा है, तो अनिल जी रिटेलर बचे हुए हैं। और मुझे ध्यान है अनिल जी, जब ये सर्किट लगाने शुरू करे थे तब भी शायद दीपांशु या संदीप ग्रोवर ने इसको कवर करा था, बड़े अच्छे से समझाया था और इसने अनिल जी नया ट्रेंड सेट करा है इंसॉल्वेंसी वाली कंपनीज में। अब काफी जगह ये काम हो रहा है अनिल जी। मेरी तो गुजारिश है आपसे कि ऐसी कंपनियां जो ऐसे भाग रही हैं, पहले रुचि सोया भागा, वो एल केमिस्ट भी भाग रहा है इस तरीके से, आलोक भी भाग रहा है, तो ये अपने दीपांशु से गुजारिश अनिल जी, वो इस पे रिसर्च करके रिटेल निवेशकों को जागरूक करें। ना बिल्कुल, इसीलिए तो वो पूरा अभी रिसर्च आपके सामने रखी कि चलिए कि रुचि सोया में बढ़ने की वजह क्या है। और जाहिर सी बात है, जो कंपनियां अब आईबीसी के तहत टेक ओवर हो रही है, जहां प्रोमोटर बदल रहे हैं, वहां पे इस तरह के डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई नया प्रोमोटर लेगा तो कुछ न कुछ तो उसमें कंपनी में जान फूंकेगा। वही आलोक में भी होता हुआ दिख रहा है, वही रुचि में भी होता हुआ दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर। एनीवे, तो चलिए ये है आपके लिए अब तक का कारोबार। और बसीन साहब अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने की तैयारी में है। जैसे ही बसीन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे BTST कॉल्स के लिए भी उनके पास पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच तब तक मैं आपको एक बार बाजार बता दूं, 10,050 के आसपास निफ्टी है, 27,700 के आसपास बैंक निफ्टी है। बसीन साहब जुड़ चुके हैं, बिल्कुल बसीन साहब के लिए इस वक्त। बसीन साहब बताएं सर। अनिल जी, तो पहले अपडेट दे दूं, 3 शॉर्ट कॉल्स थी, कल 2 दी थी और आज 1 दी थी। बजाज फाइनेंस हमने बुक करा दिया 2407 में, जो आपको 2475 पे दिया था। ICICI बैंक कल 359.60 में दिया था, 347 में बुक करा दिया। और कोटक बैंक 330 रुपए, 335 रुपए में, 1305 रुपए में वो 1302 रुपए में वो बुक करा दिया है। और उसके अगेंस्ट हिंडाल्को टाटा स्टील दोनों शॉर्ट खड़े हुए हैं। और तीसरा जो मेरा हिंडाल्को टाटा स्टील दोनों शॉर्ट खड़े हुए हैं, बजाज फाइनेंस काट दिया है। उसके अगेंस्ट हमने बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI लाइफ में बाइंग दी थी ऑन अ डिलीवरी बेसिस। अब आप कहें तो मैं बाकी कॉल दूं सर। जी सर बताएं, कौन से बाय कॉल हैं, सेल कॉल हैं सर? नहीं सर, तीनों सेल कॉल हैं। ओ, तीनों सेल कॉल, बताइए सर, बिल्कुल क्या बात है। तो पहला है सर हैवल्स का भाव 549 रुपए है, 555 का स्टॉप लॉस रखिए, 530 से 532 का टारगेट। दूसरा है सर LIC हाउसिंग, 256 का भाव है। एक मिनट सर, मैं लिखवा दूं एक बार। हेवल्स 549 के आसपास, 549 के आसपास शॉर्ट करें, 555 हाफ, 555 रुपए 50 पैसे का आप लगा कर रखें स्टॉप लॉस। 530 से 532 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है। अच्छा, तो दूसरा स्टॉक बताएं सर। हाँ, दूसरा कौन सा है? दूसरा LIC हाउसिंग है सर, 256 रुपए है, 55 शॉर्ट कीजिए, 59.5 का स्टॉप लॉस और 243 से 244 का भाव। 245, 243, 245, 243 ये है टारगेट LIC हाउसिंग के नीचे के लिए। 259 हाफ, 259 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 255, 256 के टारगेट आपके लिए
ये है LIC हाउसिंग में शॉर्ट करने की राय बसिन साहब की तरफ से। और आखिरी पिक बसिन साहब की, बसिन साहब बताएं, ये भी शॉर्ट साइड पर जी। हाँ जी, ये है बर्जर पेंट, 494 का भाव है, 498.25 का स्टॉप लॉस, 482 का टारगेट। 482 का टारगेट और 494 का स्टॉप लॉस है, राइट सर? 494 पर शॉर्ट करना है, सॉरी। हाँ सर, 498 का स्टॉप लॉस है। 498 का स्टॉप लॉस है। 3 स्टॉक है यहाँ पर शॉर्ट करना है। तीसरा है बर्जर पेंट्स, 494 के आसपास शॉर्ट कीजिए, 498 का स्टॉप लॉस, 482 का टारगेट। तो 3 के 3 शॉर्ट है वसीम साहब की तरफ से। और 2 बजे भी, 2:15 बजे भी 3 शॉर्ट दिए थे। तीसरा सर आपको जो याद नहीं आ रहा था मैं बता दूं, टाटा स्टील हिंडाल्को के अलावा टाटा मोटर्स आपका शॉर्ट था और SBI लाइफ आपने खरीदारी करने की राय थी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। और जैसा आपने कहा मार्केट थोड़ा ऊपर के लेवल पर थक भी रहा है, प्रॉफिट बुकिंग भी दिखा रहा है, तो जैसा वसीम साहब कह रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, 1-2 दिन और 200-300 पॉइंट बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं कि ना बढ़े, लेकिन ऊपर के लेवल पर आपको अटकना नहीं है, प्रॉफिट बुक करते रहना है। शुक्रिया सर ये बेहतरीन कॉल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। आइए कुछ और स्टॉक जो बड़े मजबूत है और उनमें से एक स्टॉक जो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था, वागले साहब आपको इसी पर राय देनी है, और वो है डॉक्टर रेड्डीज। 4156, 4153, 4150 का हाई बनाकर आया है, अभी 4115-20 की रेंज में। जिन लोगों की तेजी की पोजीशन है वो क्या कल के लिए लेकर जाएं या आज खाली कर दें? अनिल जी, कल के लिए लेकर जाए। हमने लगभग 4090 4095 के आसपास बात की थी। आप स्टॉप लॉस वहां पर ट्रेल करें 4090 के नीचे। मुझे पैटर्न में जरा भी खराबी नहीं लगती। मेरा 4200 तक का टारगेट पोजिशनली मेंटेन करता हूं। कल देखेंगे ये लेकर जाए 4085 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो ये है आपके लिए राय। डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी अब भी कर सकते हैं। फार्मा स्टॉक अभी भी कहीं कोई कमजोरी के संकेत दे नहीं रहे, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर बड़ा तेज रिवर्सल आया है और जो सुबह बड़े मजबूत दिख रहे थे अब वो कमजोरी की तरफ इशारा भी कर रहे। तो कई स्टॉक्स ने चाल बड़ी तेजी से बदली है आज के सेशन में, ये साफ नज़र आ रहा है। और उन्हीं में से कुछ और स्टॉक्स जो बड़े कमज़ोर हैं उनका जिक्र कर लिया जाए। जस्ट डायल कल का स्टार परफॉर्मर और आज गिरने में सबसे आगे, 6.5% नीचे, 406 407 के आसपास के लेवल है। जरा इस पर राय दीजिए कुणाल जी, क्या करना चाहिए जस्ट डायल? नहीं देखिए, मेरे ख्याल आज ये बैन में इसका शुमार हो गया है, तो उसी की वजह से आज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट पर मुझे देखिए एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है 400 के आसपास। 400 के नीचे अगर ये फिसल गया तो फिर आपको सीधा 350 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 50 रुपए की गिरावट मुमकिन है अगर ये 400 के नीचे फिसल जाता है। तो मुझे लगता है कि जिनके पास भी पोजीशन है और अभी तक नहीं काटी है तो 400 का एक स्टॉप लॉस रखें। 400 के नीचे जाए तो तुरंत इस पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये आपके लिए राय है इस वक्त। ओके चलिए, बाजार थोड़े से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी पर। एक बार की मैं जरा क्लोजिंग बेसिस पर विश्वेश जी आपसे राय लेना चाहता हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्या लेवल के ऊपर क्लोज होना जरूरी है जिससे के लिए कल के लिए तेजी की उम्मीद बनी रहे, या यूं बता दें कि क्या लेवल के नीचे अगर दोनों बंद होंगे तो आपको लगेगा कि कल के लिए संकेत खराब है? बताएं सर, वो लेवल कौन से हैं दोनों? देखिए अनिल जी, मेरे हिसाब से 10,103 या 10,110 का लेवल पकड़ लीजिए। उसके ऊपर अगर क्लोज नहीं आता है तो मुझे हिसाब से आज के दिन में एक रेंज थी, मतलब आज और कल की अगर दोनों प्राइस रेंज को आप क्लब करके रेंज प्लॉट करो तो आपको समझ में आएगा वो रेंज नीचे में टूट रही है। तो जो अगला लेवल समझ में आ रहा है मुझे वो है 9860। तो मुझे लगता है निफ्टी 9860 तक जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे ऐसा ऑड लेवल क्यों? क्योंकि ये जो 9860 है ये 2 जून का जो प्रोफाइल था उसका बैलेंस का मिड पॉइंट है। थोड़ा सा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मुझे लगता है 9860 वुड बी द लेवल जहां पे निफ्टी को सपोर्ट होना चाहिए। और फिलहाल अगर आप मेरा व्यू पूछते हो तो मुझे लगता है कि आज के दिन में एक कंसोलिडेशन था, अपर एंड पे था, वो ब्रेक डाउन हो चुका है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इस तरह के संकेत दे रहा है कि कोई मेजर न्यूज पेंडिंग है।
एंड इट इज वेटिंग फॉर सम न्यूज। और जिस हिसाब से 22,000 के लेवल पे जाके स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट न्यूज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवनेस। इनफैक्ट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी इज हेडिंग टू 19,980, मतलब 20,000 तक टच कर सकता है। सो गिवन द सर्कमस्टेंसेस, दोनों इंडेक्स में मुझे लगता है कि यहाँ से 2% तक का गिरावट हो सकती है। तो उस लिहाज से आप शॉर्ट कैसे करते हो वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा ऊपर है। कल जब हमने शॉर्ट किया था तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। आज शॉर्ट करना है BTST तो 20,800 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए 19,980, और अगर आप निफ्टी शॉर्ट करते हो तो 10,110 के स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट कर सकते हो। 10,100 के नीचे क्लोज खराब है, वो स्पॉट लेवल बोल रहे हो आप, फ्यूचर लेवल बोल रहे हो निफ्टी में विश्वेश जी? फ्यूचर 10,100 बहुत नीचे है, 10,025 है, तो 10,100 के ऊपर तो क्या बंद होगा अब? हाँ, मतलब इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि सर कि ये लेवल के ऊपर ही तेजी में एक्सपेक्ट करूंगा। तो अगर आप शॉर्ट करते हो तो स्टॉप लॉस से आप शॉर्ट करिए 9890, मतलब 9900 तक का लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:1 ही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 1:1.5 है, लेकिन जो ट्रेंड है वो वीक है और बहुत ज्यादा दूर टारगेट नहीं है। इसलिए मैं बहुत एग्रेसिवली आज बाइंग सेलिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉच। क्योंकि क्या होता है आगे पीछे वो सपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि वहां पे आने के बाद शायद कुछ बाउंस बैक आ सकता है। तो फिलहाल के लिए आप अगर एग्रेसिव हो तो ही आप शॉर्ट करो, अदरवाइज कुछ मत करिए। ओके, एग्रेसिव तो क्या आप बोलोगे तो लोग एग्रेसिव हो जाएंगे, आप बोलोगे नहीं तो नहीं, सिंपल। अनिल जी मुझे ऐसा लगता है, देखिए मैं डेटा की बात करता हूँ। आज के दिन में देखिए टोटल 88,93,000 shares has been added into the call side। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, टोटल सारी सीरीज मिला के 88 लाख कॉल साइडेड हुए हैं, और आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो 15 बेसिस पॉइंट से नीचे आ गया 1.22 के आसपास। व्हाट इट सिंपली मींस जम के कॉल राइटिंग है। आज मंगल है, बुध और गुरु, अब 2 दिन मुझे नहीं लगता हम 10-150 की रेंज के ऊपर जाएंगे। तो राइटर्स हैव टेकन अ वेरी क्लियर स्टैंड। ऑन दी अदर हैंड जिस हिसाब से 9800 में राइटिंग है, मुझे लगता है वो भी डिफिकल्ट होगा। तो डेटा, चार्ट, रेंज सब कुछ यही कह रहा है कि अगले 2 दिन तक, थर्सडे तक 9800, 10-200 की रेंज रहेगी। बहुत ही हाई कॉन्फिडेंस है। 400 पॉइंट की रेंज है, वहां पर आपको एक्शन देखना चाहिए, पर वहां पर दोनों तरफ का एक्शन आपको दिख सकता है, स्पेशली जिस तरह के आज के ट्रेड में एक्शन हुआ है। चलिए आखिरी 10 मिनट है ट्रेड के लिए, जान लेते हैं कि अनिल जी का मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है। स्ट्रैटेजी का बिगुल बजाते हैं। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल वैसा ही एक्शन है सर, एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर है। डाउ जब हमने लास्ट चेक किया था 27,200 पर ट्रेड कर रहा है 330 अंकों की गिरावट के साथ। नास्डैक फ्यूचर्स भी सर एकदम वहीं पर हैं, आधे % की गिरावट के साथ, और यूरोप के बाजार भी देखें तो 1.5 से 2% की गिरावट है। तो सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। आज लग रहा है कि आज ग्लोबल मार्केट्स में भी गिरावट है। दीप, कमजोरी के संकेत तो है, बस दिक्कत एक ही है कि इस कमजोरी को हम आज की प्राइस में भांप चुके हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि 10,291 का हाई बनाकर अगर निफ्टी 10,025 पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 350 अंक, 275 अंक अगर आप ऊपर से नीचे हैं, इसका मतलब काफ़ी कुछ कमजोरी आप जो आज रात को अमेरिका में होने वाली है उसको आप अपने प्राइस में ले चुके हैं, है ना। अब 350 350 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी आपको चाहिए, और आप बंद हो रहे हैं 10,000 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास। तो मेरा ये मानना है कि निफ्टी में अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, शॉर्ट काटिए। निफ्टी में आपको न्यूट्रल होकर जाना चाहिए। कल अगर 9,950 के नीचे ट्रेड करेगा तो फ्रेश शॉर्ट करेंगे, या 10,150 10,200 की रेंज में आएगा तो फ्रेश शॉर्ट करेंगे। निफ्टी में आपको न्यूट्रल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ये एकदम बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर जाकर बंद हो रहा है। 10,000 10,025 जो मैंने आपको 2:30 बजे भी बोला था कि वहाँ पर जाएगा, 10,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो आप देख लीजिए एग्जैक्टली वहीं पर आता हुआ दिख रहा है। तो निफ्टी में आप न्यूट्रल होकर जाइए, सिंपल पॉइंट है। अब आइए बैंक निफ्टी। जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी बढ़ने और घटने में दोनों में आगे, लेकिन बैंक निफ्टी में भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो 900 पॉइंट का करेक्शन है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में भी अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें, इंतजार करें, कल वापस 20,900 20,800 21,000 की रेंज में मिले तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर फिर भी बैंक निफ्टी में अगर आपको शॉर्ट कैरी करना ही है तो निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में करें। और वैसे अगर आपने अच्छे लेवल पे शॉर्ट किया, 500 पॉइंट नीचे है,
ऊपर से 400-500 पॉइंट ऊपर था, तो अगर 800-900 पॉइंट और सही लेवल पे शॉर्ट हो गया, 20,550 आपको बोला था 21,550 कि वो लेवल है जहाँ से शॉर्ट बनेगा, अगर वहाँ से शॉर्ट हुआ है तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कैरी करना चाहें तो बैंक निफ्टी की शॉर्ट कैरी करें, लेकिन मेरा ये समझना है 900 पॉइंट अगर ऊपर से गिर जाए तो क्यों आप ओवरनाइट रिस्क रखना चाहते हैं, कल फिर से कर लीजिएगा, कहाँ जा रहा है मार्केट, आपको मौका मिल जाएगा। अब आइए कुछ स्टॉक्स जहाँ पर मैं ओपिनियन आपको दे दूँ, जहाँ मैंने आज दी थी आपको राय, कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन 422 से 426 की रेंज में हमने आपको शॉर्ट करने के लिए बोला था, अभी भी वो कायम है। नीचे में आज देखिए 411 तक आया है और हमने 412 और 410 का टारगेट दिया था, तो पहला टारगेट 412 का था, वो हासिल हुआ। 400 का दूसरा टारगेट है जो कल के लिए, मेरे ख्याल से आप वापस 420-25 की रेंज में आए, शॉर्ट करके जा सकते हैं। 433-50 का आपका स्टॉप लॉस जो हमने सुझाया है क्लोजिंग बेसिस पे, वो रखना चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट है कोई दिक्कत की बात नहीं, आखिरी घंटे में थोड़ा ऊपर आया है लेकिन आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारी सोर्स जो बता रही हो कि इंटर मिनिस्टर ग्रुप की बैठक में आज इसके डाइवेस्टमेंट पर कोई फैसला होने वाला नहीं है, तो ये जिस खबर के दम पर बढ़ा है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। टारगेट 412 वाला पहला हासिल हुआ है, 400 का टारगेट इंटैक्ट है, इसके लिए आप रख भी सकते हैं। NMDC ये दूसरा स्टॉक है जो मैंने 92, 75, 93 में खरीदारी करने की राय दी थी। ये पोजिशनल ट्रेड है और पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से 89 का स्टॉप लॉस रखिए। जिन लोगों को इंट्राडे ट्रेड करना है वो निकल जाएं, पोजिशनल वाले लोग हैं वो रख सकते हैं। 98, 102 के टारगेट के लिए वो आप होल्ड भी कर सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट मैंने शॉर्ट करने की राय दी थी और वो दी थी 618-20 के आसपास, 618-20 से 630 की रेंज में आपको शॉर्ट करना है। बाजार खराब रहा तो कल ये आपको अच्छा मौका देगा। 640 का स्टॉप लॉस है, पहला टारगेट 600 का है और 575 का, ये दो टारगेट के लिए आप शॉर्ट रख सकते हैं। और अगला है बंधन बैंक, यहाँ पर भी आप शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बंधन बैंक चल रहा है 260 के आसपास, इन्हीं लेवल के आसपास शॉर्ट करने की राय दी थी। 275 का स्टॉप लॉस है, 250, 242, 235 तक के टारगेट के लिए यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हो। तो बैंक्स NBFC में शॉर्ट में रिस्क नहीं है, निफ्टी में रिस्क कम है, नहीं है नहीं बोलूँगा, कम है। और यहाँ पर निफ्टी में भी कम है, बैंक निफ्टी में भी कम है। निफ्टी में इन लेवल्स पर थोड़ा अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए। जी दीप, शॉर्ट काट लेना चाहिए, बिल्कुल। तो अनिल जी ने आज शुरुआती सत्र में भी यही कहा था कि फ्रेश शॉर्टिंग नहीं करिए, जो पोजीशंस है वहां पर आप मुनाफा वसूल कर सकते हैं। ऊपर जाने की संभावना कम है बट फ्रेश शॉर्टिंग के लेवल्स नहीं है। हालांकि बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो डेज लो के करीब बंद होता दिख रहा है, तो वहां से थोड़े कंसर्न जरूर आ रहे हैं। देखते हैं कि किस तरह का फिर क्लोजिंग फिगर आता है और कल का क्या एक्शन रहेगा। क्लोजिंग में जाए उससे पहले एक बार एविएशन स्टॉक्स पर भी एक्शन ले लेते हैं। कल भरपूर एक्शन देखने को मिला। स्पाइसजेट 10% ऊपर, इंडिगो आज 6% नीचे, पर इकोनॉमी खुल रही है, एविएशन के लिए चीजें ज्यादा इंप्रूव नहीं होंगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। किस तरह की परेशानी हो सकती है एविएशन कंपनीज के लिए, एयरलाइंस के लिए आने वाले समय में, रिसर्च तैयार है कुशल के पास। बताएं कुशल। देखिए, मूडीज जो है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, उन्होंने पर्टिकुलरली क्रेडिट आउटलुक जारी किया था ग्लोबल एविएशन स्पेस के लिए कल के सत्र में। इनफैक्ट यहाँ पर वो ये मान रहे हैं कि कम से कम 2023 तक फुल रिकवरी जो है एविएशन स्पेस में पॉसिबल नहीं है, और इसके दो कारण वो बड़े बता रहे हैं, जिसमें पहला कारण ये है कि मांग में जो कमी है वो जारी रह सकती है। इनफैक्ट 2021 में जो धीमापन आएगा मांग में, वो और भी ज्यादा गहराता हुआ नजर आएगा मौजूदा हालात के कंपैरिजन में। इसके अलावा उसके दो रीजंस भी बताए उन्होंने। वो ये कह रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट ट्रैवल पॉलिसी है उसमें चेंजेस होंगे, और साथ ही जो खराब इकोनॉमी की कंडीशंस हैं अभी, उसको देखते हुए काफी ज्यादा लोग इंडिविजुअल बेसिस पे और कॉर्पोरेट बेसिस पे खर्चे जो है हवाई यात्रा पे कम करना चाहेंगे। साथ ही अगर आप दूसरा कारण की तरफ नजर डालें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो बढ़ते जो कर्ज की स्थिति है वो करीब 2023 तक 20 से 30% कंपनियों की बुक्स में और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो हालात है एविएशन स्टॉक्स के, वहां पर करीब उनको लिक्विडिटी सपोर्ट चाहिए, और अभी जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो करीब 15 महीने के लिए ही सफिशिएंट है। तो कहीं ना कहीं जो वीकर साइड्स पे जो भी एविएशन कंपनियां हैं वहां पर सबसे ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और यही वजह है कि 2023 काफी लंबा समय जो है मूडीज मानकर चल रहा है एविएशन स्पेस के रिवाइवल में। बिल्कुल, तो लंबा समय लगेगा जहां तक एविएशन स्पेस के रिवाइवल का सवाल है, और हम देख भी रहे हैं कि काफी प्रेशर है। सुमित जी, इंडिगो की चार्ट जरा देखकर बताइए कि यहां पर अब नेक्स्ट लेवल कहां पर दिखता है, नेक्स्ट सपोर्ट्स कहां पर आते हुए दिखते हैं? स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है दीपांशु। स्टॉक के अंदर बिकवाली ही देखने को मिलेगी ऐसा मेरे को लगता है।
अभी तो क्लोजिंग आ गया है तो कल देखते हैं इसके अंदर, लेकिन नीचे में 1070 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद इंडिगो में बिकवाली फिर और बढ़ेगी और फिर हो सकता है हमें नीचे में 1030 से लेके 1000 रुपए तक के स्तर जल्दी ही इसके अंदर देखने को मिल जाए। ऊपर में 1110 1120 का रेजिस्टेंस है, तो जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटेंगे तब तक कोई भी तेजी का मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा नहीं, और नीचे में सपोर्ट्स टूटते ही एक अच्छी खासी गिरावट और बिकवाली देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो नजर रखें इंटरग्लोब एविएशन पर काफी तेज गिरावट आई है आज इस स्टॉक पर। क्लोजिंग आ रही है 10,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज कर रहा है, पर डेज लो पर आपको बैंक निफ्टी क्लोज करते हुए दिखेगा, बल्कि 20,650 के नीचे 2.5% से ज्यादा की गिरावट के साथ, और ऊपरी स्तरों से 900 से ज्यादा अंक की गिरावट हुई है आज बैंक निफ्टी में। आईसीआईसीआई बैंक टॉप लूजर है निफ्टी पर, एचडीएफसी बैंक यहां पर गिरावट है, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, इन दिग्गज स्टॉक्स में आज बिकवाली आपने आती हुई देखी है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, टाइटन नतीजों के बाद, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फिनसर्व, आईओसी, कोटक बैंक, हिंडाल्को, यहां पर भी प्रेशर बनता हुआ देखा है। सुबह जब हमने शुरुआत करी थी तो 8 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे, बाकी सारे पॉजिटिव थे। आज जब हम क्लोजिंग कर रहे हैं तो 10 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, 40 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं। फार्मा शेयर्स में आज अच्छी खरीदारी हुई है, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा दोनों में ही एक्शन दिखा, सिप्ला में भी आपने अच्छा एक्शन देखा। इंडसइंड बैंक होल्ड आउट करा इस स्टॉक ने, और एमएनएम कल की गिरावट के बाद आज बाउंस बैक, और एचडीएफसी इसकी वजह से थोड़ा डाउनसाइड सपोर्ट जरूर बाजार को आते हुए मिला। बट वैसे फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए, बैंक्स के लिए खराब दिन रहा, और वायदा कारोबार में आप देखें तो कई सारे ऐसे एनबीएफसीज हैं जहां पर आपने आज काफी ज्यादा दबाव बनते हुए भी देखा ट्रेडिंग सेशन में। बात करें तो देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जहां पर अनिल जी की बिकवाली की राय आई थी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन सभी स्टॉक्स में आपने तेज गिरावट देखी। इसके अलावा हाई बीटा नेम्स में गिरावट थी। इंडिया बुल्स हाउसिंग पॉजिटिव शुरुआत के बाद 5% नीचे बंद हो रहा है ये स्टॉक। अशोक लेलैंड कल की 8% की तेजी के बाद आज की 4% की गिरावट यहां पर आपने देखी है। साथ ही देखें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी लाइफ, यहां पर काफी तेज गिरावट हुई है। तीनों के तीनों ओएमसीज, बीपीसीएल, आईओसी, एचपीसीएल, यहां पर प्रेशर आपने बनते हुए दिखा है। एनआईटी टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, पंजाब नेशनल बैंक, वोल्टास, कमिंस इंडिया, अपोलो टायर्स, और साथ ही एसीसी, कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट थी। वहीं होल्ड आउट करा है बीएचईएल, अच्छी तेजी बनी है। बंसल जी ने स्टॉक के बारे में कुछ दिन पहले बात करी थी, 12% की तेजी के साथ बंद हुआ है डेज हाई पर। आरबीएल बैंक 5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। साथ ही औरो फार्मा, मुथूट फाइनेंस, इन्फो एज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, लुपिन और डाबर, यहां पर भी अच्छी खरीदारी हुई है। तो अनिल जी एक बार फिर से सेक्टर्स में थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन मूव देखने को मिला है सर, जैसे आज सुबह हम डिस्कस कर रहे थे, बट क्लियरली एक बड़ा ब्रेकडाउन आया है जहां तक बैंक्स का सवाल है सर, 2.5% की गिरावट। एब्सोल्युटली, तो बैंक निफ्टी एकदम सही लेवल से गया है, बिल्कुल जो 21,500-22,000 के आसपास का रेजिस्टेंस जो है कल 22,000 के आसपास के लेवल पहुंचा 21,800 पर, आज 21,550 के वहीं से घूम गया। तो 2 दिन से लगातार 21,500 के आसपास से अब करेक्शन आता हुआ दिखा है। 20,550 की हम बात कर रहे थे कि हो सकता है आज ही आ जाए, और तब आपको याद होगा 20,900 20,950 ट्रेड करा था, वहाँ से भी 300-350 पॉइंट बैंक निफ्टी और निकला है। तो करेक्शन एकदम परफेक्ट आता हुआ दिख रहा है, अच्छे लेवल से घूमता हुआ दिख रहा है, और वजह साफ है कि अगर ग्लोबल मार्केट्स कमज़ोर है तो क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में आपके सामने हम फाइनल क्लोजिंग रखेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली में कोरोना के संकट पर हम बातचीत करेंगे आज शाम 6 बजे, क्योंकि दिल्ली में अब हालात ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद मान रहे हैं कि 31 जुलाई तक दिल्ली में जो कोरोना के केसेज है वो 5.5 लाख तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ दिल्ली में 5.5 लाख केस हो सकते हैं, और उनके लिए 80,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी हॉस्पिटल्स में। इससे साफ नज़र आ रहा है कि दिल्ली में सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मुश्किल भरी है। क्या है इसकी वजह? क्या अनलॉक 1 में बेतहाशा रियायतें दिए जाने की वजह से ये है, या फिर कुछ और? कैसे निकलेगी दिल्ली इस संकट से, इस पर है हमारा ये शाम का खास शो, शाम 6 बजे ज़रूर देखिएगा। ये आप कोरोना पर आज शाम का 6 बजे का शो, आपकी खबर आपका फ़ायदा में, दिल्ली के ऊपर ये स्पेशल कोरोना संकट शो आपके लिए। ओके, 10,046 ये है आपके लिए क्लोजिंग इस वक्त निफ्टी की। 20,724 थोड़ी सी ऊपर आई है बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, 462 अंकों का नुकसान, 120 अंकों का नुकसान है निफ्टी में। 10,045 के आसपास हम वही का बात कर रहे हैं कि 10,000 के नीचे बंद नहीं होगा। 10,025 10,050 एग्जैक्टली उसी रेंज में आई है, और 413 पॉइंट नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स। ओके, परफेक्ट है। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुमित जी का धन्यवाद, अविनाश जी का धन्यवाद, और विश्वेश जी आधे लाइव और आधे फ़ोन पर।
दोनों का धन्यवाद, विश्वेश जी का आधा आधा धन्यवाद दोनों तरफ। विश्वेश जी अपना कनेक्शन ठीक करवाओ, आपका बार बार ये क्या गड़बड़ है, हैं? बिल टाइम से पे नहीं करते क्या आप? ओके, चलिए विश्वेश जी बिल के नाम से फिर डाउन हो गए हैं, तो चलिए विश्वेश जी के कनेक्शन चुस्त दुरुस्त होते हुए दिखेंगे। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। विश्वेश जी आवाज़ पहुंच रही है आप तक मेरी? ओके, नहीं बोलिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात और मुझे और दीप को दीजिए इजाजत।